तो कैसे हो दोस्तों। आज इस सेशन में हम सल्फ्यूरिक एसिड को पूरी तरह से थरो करेंगे। तो चलो चालू करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है H2SO4। इसमें ये जो SO4 है ये एक सल्फेट रेडिकल है, ठीक है। SO4-2 इसको हम सल्फेट कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको CuSO4 दिखा तो ये एक कॉपर सल्फेट है। अगर आपको Na2SO4 दिखा तो ये एक सोडियम सल्फेट है, ठीक है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 98, ठीक है। बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 98 है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। ऑयल इसलिए कहते हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑयली लिक्विड है, थोड़ा सिरप की तरह होता है, ऑयली लिक्विड है वो सल्फ्यूरिक एसिड। और विट्रियोल क्या आता है अगर आपको जानना ही है तो आपको इस शॉर्ट में बता देता हूँ कि पहले जो सल्फेट्स होते थे ना, जैसे ये है कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो हाइड्रेटेड वर्जन है, हाइड्रेटेड वर्जन मतलब CuSO4.5H2O, ठीक है। ये एक कह सकते हैं ये कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है ये। वैसे ही जैसे और एक ले सकते हैं, मान लो FeSO4.7H2O, ये भी एक फेरस सल्फेट है, ये भी सल्फेट ही है, ठीक है, लेकिन हाइड्रेटेड है। तो ये जो हाइड्रेटेड सल्फेट्स हैं, ठीक है, इनको विट्रियोल कहते थे पहले, ठीक है। तो क्या कहते थे इनको? विट्रियोल। तो ये कौन सा विट्रियोल है? ये एक ब्लू विट्रियोल है और ये एक ग्रीन विट्रियोल है। ये ब्लू इसलिए क्योंकि उसका कलर ब्लू है और ग्रीन इसलिए क्योंकि कलर ग्रीन है। तो ये जो ग्रीन विट्रियोल है इसमें से पहले सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करा जाता था। अगर आपको देखना है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ये एक हाइड्रेटेड सल्फेट है जिसको हम ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। इसमें से पहले सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता था, ठीक है। पहले इसमें से बनाया जाता था सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसलिए हम लोग कहते थे कि यार ग्रीन कलर का जो विट्रियोल है उसमें से एक ऑयली लिक्विड मिल रहा है, तो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते थे, ठीक है। दैट्स ऑल। तो हमारे सिलेबस का जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको पहले पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस समझा देता हूँ, फिर हम इसको डिटेल में थियरी वाइज गो थ्रू करते हैं, ठीक है। सो ऑलरेडी गाइस, सल्फ्यूरिक एसिड का पहला टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। तो क्या करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपको पहले सल्फर या आयरन पायराइड कोई तो एक लेना है। आयरन पायराइड मतलब आयरन सल्फाइड ही होता है, आयरन पायराइड बोलते हैं। तो आपको सल्फर लेना है या आयरन पायराइड लेना है, इसको ऑक्सीडाइज करके किसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड बना दो। सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फर डाइऑक्साइड बना दो। या आयरन पायराइड को भी अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो, ठीक है। ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं? बर्न करने से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बर्निंग लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप बर्निंग करोगे, यहाँ बर्नर में करोगे, बर्नर में सल्फर लेके जाओगे और बर्निंग चालू कर दोगे, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। हाँ, अगर आपके पास आयरन पायराइड है तो FeS2 वो भी बर्न हो जाएगा। आयरन पायराइड को बर्न करो, सल्फर है तो सल्फर को बर्न करो, आयरन पायराइड है तो आयरन पायराइड को बर्न करो, और जैसे इसको बर्न करेंगे तो आपको मिलेगा Fe2O3। क्या मिलेगा दोस्तों? Fe2O3। और साथ ही साथ आपको आपका मेन कंपाउंड सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। आए बात समझ में? डन। अब ऊपर वाले रिएक्शन, तो ये तो रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने याद रखा है, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूँगा ये आयरन पायराइड वाला जो बर्नर है वो याद रखो कि इसका जो फर्स्ट कंपाउंड है आयरन पायराइड, उसके बाजू में 4 आता है। इससे आपका बैलेंसिंग बहुत क्विकली होगा। जैसे कि यहाँ पे अभी 4 आ गया, तो मुझे पता है मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे Fe 4 एटम्स हैं और यहाँ पे मेरे पास Fe 2 है, तो ऑब्वियसली इसके बाजू में 2 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। वैसे मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे S2 4 बार है, मतलब सल्फर मेरे पास 8 है। यहाँ पे सल्फर मेरे पास एक ही है, तो वी विल पुट 8 हियर, ठीक है। अब अगर आप ऑक्सीजन काउंट करोगे
तो यहाँ पे ऑक्सीजन 16 है और इस कंपाउंड में ऑक्सीजन आ गए टोटल यहाँ पे 6, तो टोटल मिला के इनका 22 हो गया। लेकिन मेरे पास ऑक्सीजन तो सिर्फ यहाँ पे 2 है, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक बैलेंस्ड रिएक्शन आयरन पायराइड का। ठीक है, तो इसको बैलेंसिंग करने में टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आयरन पायराइड का जो बैलेंसिंग है उसमें याद रखो कि पहला जो है वो 4 आएगा। नहीं याद पड़ता है तो ऐसे याद रखो, आयरन में 4 वर्ड्स होते हैं तो इसलिए 4। ठीक है, कोई भी तरीके से याद कर लो। तो पहला स्टेप क्या है, ऑब्टेन सल्फर डाइऑक्साइड। हाउ, बर्निंग कर लो। बर्निंग ऑफ सल्फर या बर्निंग ऑफ आयरन पायराइड शुड गिव यू सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है दोस्तों, अब आयरन पायराइड से या सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि आपको सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है। ठीक है, यू हैव टू ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसको बर्न करके नहीं, इसको प्रॉपर ऑक्सीडेशन करना है, इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करना है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करना है। किसका, सल्फर डाइऑक्साइड को। तो सल्फर डाइऑक्साइड को मैं दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड को मैं कन्वर्ट करूंगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में। कैसे करूंगा, सिंपल है, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करूंगा। ठीक है, अब सल्फर डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन है टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। याद रखना, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इधर जो टेम्परेचर है वो 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर यूज़ होता है, और प्रेशर भी ऑप्टिमम 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दोस्तों। ठीक है, अब ये रिएक्शन जितना आसान लिखने में था उतना ही करने में डिफिकल्ट है। ठीक है, बट एनीवेज हमने सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड में से सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। अब ये बहुत आसान स्टेप है, देखो मैं बताता हूँ। पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड क्यों बनाया वो समझो, पहले उसको समझो। देखो दोस्तों, आपको बनाना है, यू हैव टू मेक H2SO4। ठीक है, ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको ध्यान से देखो, इसमें से ना वाटर के एलिमेंट्स निकाल दो, मतलब आप इसमें से H2O माइनस कर लो, इसमें से H2O निकाल दो। सल्फ्यूरिक एसिड में से जब आप वाटर निकालोगे मतलब H2 निकाल दोगे, और एक ऑक्सीजन निकालोगे तो ऑक्सीजन 4 है तो 3 हो जाएंगे, राइट। तो जब आप इसमें से H2 और एक ऑक्सीजन हटा के 4 में से 3 बचेंगे तो आपको मिलेगा SO3, है कि नहीं। तो ये जो SO3 है इसको कहते हैं एसिड। ठीक है, ये जो हमारा SO3 है इसको कहते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। क्यों कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, क्यों कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, सिंपल है, एसिड में से पानी निकाल दिया। आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड का एसिड एनहाइड्राइड कौन है, तो आप बोलेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड ही तो है एसिड एनहाइड्राइड। कैसे, सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर निकाल दो, H2SO4, H2 हटा दो, बाकी बचा SO4, उसमें से एक ऑक्सीजन हटा दो तो बचा SO3। ठीक है, तो SO3 हमारे सल्फ्यूरिक एसिड का एसिड एनहाइड्राइड है। आई बात समझ में, वेरी गुड। ठीक है, अब हमारे पास SO3 तो आ चुका है, वेरी गुड सर, SO3 आ चुका है, तो अब SO3 में से सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाओ, सर पानी में डाल दो। सल्फ्यूरिक एसिड में से पानी निकालोगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डालोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, एकदम सही। लेकिन हम SO3 को, अगर हमने SO3 को दोस्तों, अगर हमने मान लो ये जो हमारा SO3 है, हाँ ये जो हमारा SO3 है, अगर इस SO3 को हमने पानी में डाल दिया तो हमें H2SO4 तो मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड, बट इस सल्फ्यूरिक एसिड का डेंस फॉग मिलता है। ठीक है, इसका डेंस फॉग मिलता है, लिक्विड फॉर्म में, एसिड फॉर्म में नहीं मिलता है। ठीक है, डेंस फॉग मिलता है, जो तो क्या हुआ सर, कंडेंस कर लो, वही तो प्रॉब्लम है। ये जो डेंस फॉग है इसको इजीली कंडेंस नहीं कर सकते, तो हम लिखेंगे इसको डिफिकल्ट टू कंडेंस,
इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंडेंस दिस डेंस फॉग। तो सर क्या करें, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया इतनी मेहनत से, पानी में गया तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो फॉग में मिलता है, तो डेंस फॉग तो नहीं चाहिए, लिक्विड फॉर्म में चाहिए। तो क्या रास्ता है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला है SO3, आप लोग दोस्तों सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड को डाल दो। हाँ मैं जानता हूँ कि हम सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें मैं आपको बोल रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लो, हाँ यार थोड़ा सा बाजार से लेके आओ और यूज़ कर लो। तो ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो, तो आपको मिलने वाला है H2। ठीक है, आपको ये H2 दिख रहा है, हाँ आपको S कितना दिख रहा है, एक, और ये एक, 2 S दिख रहे हैं, तो S2। ठीक है, ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, तो टोटल 7, तो O7। तो ये जो आपको कंपाउंड मिला इसको कहते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको कहते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको आप ओलम भी कह सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये जो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड ये आपको ओलम मिला, ये काम की चीज़ है। कहाँ पे मिला सर सल्फ्यूरिक एसिड, अरे अब एक बार आपको पायरो सल्फ्यूरिक एसिड मिला ना, इसको पानी में डाल दो, आपका जो H2S2O7 है इसको आप पानी में डाल दो। जैसे आप इसको वाटर में डाइल्यूशन टैंक में लेके, डाइल्यूशन टैंक लो, एक टैंक लो जिसमें पानी होना चाहिए, उसके ऊपर सल्फ्यूरिक, उसके अंदर पायरो सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। ठीक है, इससे क्या होगा सर, सिंपल, आपको 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे H2SO4 के। ये देखो H2S, ये देखो ये H2 आ गया, इसमें से एक S आ गया और इसमें से 4 ऑक्सीजन आ गए, H2SO4 आ गया, यहाँ पे एक S बच गया, ऑक्सीजन 3 बच गए और वाटर। ठीक है, तो H2SO4, तो हम लोग को 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिल गए। आई बात समझ में। तो ये है हमारा एक सिंपल सा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या करते हैं, पहले सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, फिर सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, और उस पायरो सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करके, मतलब पानी में डाल के सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। आई बात समझ में दोस्तों, वेरी इजी। चलो अब 2-3 प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स ये है पहली कि यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है दोस्तों, ये जो सल्फर को बर्न कर रहे हैं हम लोग इस स्टेप पे जो पहला स्टेप है जिसमें सल्फर को या आयरन पायरेट को बर्न करते हैं, तो इसको बर्निंग करने के लिए हम लोग को एयर चाहिए, राइट। तो हम लोग एयर से, अगर एयर छोड़ के अगर हम लोग ऑक्सीजन यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। क्यों ऐसा, क्योंकि क्या होगा ना, हमने वैसे ही बर्निंग करनी है तो आग लगानी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली हमें एयर तो चाहिए, क्योंकि बर्निंग तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और ऑक्सीजन तो हमारे एयर में प्रेजेंट ही है, तो वो तो हम कर सकते हैं। बट आपको नहीं लग रहा कि एयर में सिर्फ 20% ही ऑक्सीजन होता है, बाकी तो नाइट्रोजन होता है, ऐसे समझ लो, एंड अदर गैसेस, बट नाइट्रोजन मेजर। तो जब हम एयर के साथ बर्निंग करते हैं सल्फर का, तो बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एयर में मोस्ट ऑफ द पार्ट नाइट्रोजन है और अननेसेसरी नाइट्रोजन को हीट कर रहे हैं हम। ऑक्सीजन भी हीट हो रहा है लेकिन साथ ही साथ नाइट्रोजन भी तो हीट हो रहा है, तो हमारा जो हीटिंग करने वाला जो प्रोसेस है, एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है। तो हमेशा कहा जाता है कि सल्फर का जब सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे तो कोशिश करो कि सल्फर या आयरन पायराइड का जो बर्नर है, जो बर्निंग है, वो ऑक्सीजन में हो, ना कि एयर में ना हो के ऑक्सीजन में हो। ये वन ऑफ द पॉइंट है। तो यू शुड प्रेफर ऑक्सीजन ओवर योर एयर, ठीक है, प्योरीफाइड एयर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, पहली पॉइंट। दूसरी आपको पॉइंट ये याद रखनी है कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड आपको मिला, ये फर्स्ट स्टेप में इतना ही काफ़ी है, फर्स्ट स्टेप में इतना ही याद रखो और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे। सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से कन्वर्जन होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड ना, ये प्यूरीफाइड होना चाहिए। प्यूरीफाइड मतलब देखो,
जब भी ये सल्फर डाइऑक्साइड बनता है सल्फर को बर्न करके या आयरन पायराइड को बर्न करके, तो इसके साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और एक डेंजरस एक इम्प्योरिटी है जिसका नाम है आर्सेनिक ऑक्साइड, जिसका नाम है आर्सेनिक ऑक्साइड। ये आर्सेनिक ऑक्साइड और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, ये सब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ प्रेजेंट होता है। तो मुझे ना इनको रिमूव करना है, मुझे इनको रिमूव करना है, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को पहले पूरी तरह से प्योर कर देंगे, मतलब इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देंगे। कैसे करेंगे? तो सिंपल है, पहला स्टेप इसमें यह है कि आप ऊपर से आप पहले इस सल्फर डाइऑक्साइड को स्टीम के थ्रू पास कराओ। बहुत सारी स्टीम उसके ऊपर स्प्रे करो ताकि बहुत सारे पार्टिकल्स निकल जाए, ठीक है, हवा से, बहुत सारी गरम गरम हवा से निकल जाएंगे। देन उसको थोड़ा कूल करके उसके ऊपर पानी डाल दो, बहुत सारा पानी का स्प्रे कर दो उसके ऊपर, ठीक है। पहले ब्लो अ स्टीम ओवर इट, देन यू स्प्रे अ लॉट ऑफ वाटर ओवर इट ताकि डस्ट पार्टिकल्स निकल जाए। पहले बहुत सारी हवा से स्टीम से उसको निकालने की कोशिश करो, ब्लो अ स्टीम, आप फिर बहुत सारा पानी स्प्रे करो उसके ऊपर। ऐसा करने के बाद बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स तो निकल जाएंगे, दिस विल गो अवे, वेरी गुड, दैट्स अ नाइस थिंग। बट गीला हो गया, बहुत सारा स्टीम दिया, बहुत सारा पानी दिया, तो मॉइस्ट हो गई हमारी गैस, तो हमारी जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसके साथ थोड़ा मॉइस्चर भी आ गया। तो उस मॉइस्चर को निकालने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है, हमने जो यहाँ पे सल्फर को बर्न करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, उसके बाद हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कन्वर्जन है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हमारा SO2 कन्वर्ट होता है SO3 में, और यहाँ पे हमारा SO2 बनता है। तो ये बीच में इतना लंबा जो प्रोसेस करा है ये प्यूरिफिकेशन यूनिट है, ठीक है, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होता है। आपको मैंने बताया था सल्फर डाइऑक्साइड को प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैंने वो तो नहीं बताया अभी तक, बट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों करना है वो बताऊंगा मैं, बट अभी इतना याद रखो कि करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, पहले क्या करो, आप ऊपर से स्टीम ब्लो करो, ठीक है। आप क्या करो, डस्टिंग टावर में डाउनवर्ड ब्लो ऑफ स्टीम दे दो, आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड आया है उसके ऊपर स्टीम दे दो ताकि डस्ट पार्टिकल सेटल हो जाए। उसके बाद आप इसको कूलिंग पाइप से लेके जाओ, ठीक है, आप इसको कूलिंग पाइप से लेके जाओ, थोड़ा ठंडा कर लो। यहाँ पे ठंडा करने के बाद आप इधर आ जाओ, इधर से ऊपर से आप वाटर स्प्रे करो, ठीक है। बहुत सारा आप स्क्रबिंग टावर में जाओगे, इधर आप बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स जो है उसको फर्दर रिमूव करोगे बाय डाउनवर्ड स्प्रे ऑफ वाटर, ठीक है, ऊपर से आप वाटर स्प्रे करोगे। एक बार यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के और डस्ट पार्टिकल्स निकल गए, तो अब इसके बाद इस सल्फर डाइऑक्साइड को इधर लेके आओगे। अब इधर अपन ने ऊपर से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक ड्राइंग एजेंट है, ठीक है, एक ये ड्राइंग एजेंट है। क्या करेगा? ड्राई करेगा। किसको ड्राई करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड को ड्राई करेगा। कहाँ से आया सल्फर डाइऑक्साइड? वेट कहाँ से हुआ? सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे और यहाँ पे वेट ही तो हुआ है, मॉइस्चर ही तो उसने एक्वायर करा है। तो उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम लोग ने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसके ऊपर पास कराया। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक बीइंग अ ड्राइंग एजेंट, इट विल एब्जॉर्ब ऑल द मॉइस्चर फ्रॉम द सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ पे आ गई, सारे डस्ट पार्टिकल्स सेटल हो गए, सारा जो मॉइस्चर था वो भी सेटल हो गया, वो सब निकल गया। अब सबसे जो डेंजरस इंप्योरिटी मैंने आपको बोली वो थी ये हमारी आर्सेनिक ऑक्साइड, है कि नहीं। ये आर्सेनिक ऑक्साइड जो है इसको हमें इसको हमें रिमूव करना है। तो इसके लिए हमारे पास अलग से टावर है दोस्तों, इसके पास ये अलग से टावर है जिसको अपन कहते हैं ये वाला, इसको हम कहते हैं आर्सेनिक प्यूरीफायर, ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्सेनिक प्यूरीफायर। ये आर्सेनिक प्यूरीफायर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक आर्सेनिक प्यूरीफायर है। क्या करता है? आर्सेनिक ऑक्साइड रिमूव कर देता है। कैसे करता है? नन ऑफ आर जॉब, हमें जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, आर्सेनिक प्यूरीफायर में आर्सेनिक ऑक्साइड को रिमूव करा जाता है। कैसे रिमूव करा जाता है? नॉट इंटरेस्टेड, बट एक कंपाउंड है फेरिक हाइड्रोक्साइड, उसकी मदद से रिमूव करा जाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड की मदद से आर्सेनिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड में से निकाला जाता है। गुड, ठीक है। अभी आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड आ गया पूरी तरह से प्योर,
ठीक है। अगर आपका सल्फर डाइऑक्साइड पूरी से प्योर नहीं है तो ये पूरा प्रोसेस वापस करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार प्यूरीफाई हो गया, यहाँ पे लाइटनिंग बॉक्स से आपने चेक कर लिया कि हमारी सल्फर डाइऑक्साइड पूरी तरह से प्योर हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे आओगे, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये है हमारा कॉन्टेक्ट टावर। ये हमारा कॉन्टेक्ट टावर है, इसमें हम हमारा सेकेंड स्टेप करेंगे, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। आई बात समझ में, इधर करेंगे वो। अच्छा, पहली बात तो सर ये बताओ साफ सफाई क्यों करी, इतना सारा इम्प्योरिटीज क्यों हटाया? क्योंकि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड का हमारा जो स्टेप है, ये जो हम लोग यहाँ पे ये जो स्टेप कर रहे हैं दोस्तों, ये जो हमने स्टेप करा कि सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड में कनेक्ट किया, इसमें कैटलिस्ट यूज हुआ है कि नहीं? क्या कैटलिस्ट यूज हुआ? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को ना यूज करके आप प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है? एक प्लेटिनम का ही मटेरियल है। तो लेकिन प्लेटिनम क्योंकि महंगा है, बिकॉज इट इज कॉस्टली, और ऊपर से थोड़ा भी इम्प्योरिटी प्लेटिनम को लगता है तो खराब हो जाता है, इट इज इजीली पॉइजनड। ये वाला जो हमारा कैटलिस्ट है, ये वाला कैटलिस्ट इजीली पॉइजन हो जाता है, इट इज इजीली पॉइजनड। ठीक है, थोड़ा भी इम्प्योरिटी आएगा खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं। दिस इज मच बेटर। वाई इट इज मच बेटर? बिकॉज इट इज चीप। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो चीप है। दूसरा क्या है कि ये उतना इजीली खराब नहीं होता। हाँ, खराब होगा, पॉइजन होगा, उसकी एफिशिएंसी कम होगी, लेकिन प्लेटिनम एस्बेस्टॉस बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए हम सल्फर डाइऑक्साइड को पहले जितना हो सके प्योर करते हैं, ताकि हमारे जो कॉन्टेक्ट टावर में जब ये कन्वर्जन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो इस दौरान हमारा जो कैटलिस्ट है वो पॉइजन ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए, उसकी एफिशिएंसी कम ना हो। आई बात समझ में? सबको क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, इस कैटलिस्ट की और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम पोटेशियम ऑक्साइड भी यूज करते हैं। इट इज कॉल्ड प्रमोटर। ये जो पोटेशियम ऑक्साइड है इसको प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर वो होता है जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, कैटलिस्ट को बोलते हैं और अच्छे से काम करवा। आए बात समझ में? वेरी गुड। अब यही स्टेप में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारी चीज़ें क्या है सर? पहले तो आपने ये बताया कि कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ करने का, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस नहीं करने का, क्योंकि हम समझ भी गए महंगा भी है और इजीली ख़राब भी हो जाता है प्लेटिनम, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड अच्छा हुआ। फिर आपने कहा कि SO3 को डायरेक्टली पानी में नहीं डाल सकते, वो तो आगे की बात हो गई। ठीक है, आपने ये भी कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड को प्यूरीफाई करना है। सल्फर डाइऑक्साइड को प्यूरीफाई क्यों करना है ये भी आपने बताया, क्योंकि जो कॉन्टेक्ट टावर में जो रिएक्शन होगा उसमें जो कैटलिस्ट है वो इजीली ख़राब हो सकता है, इसलिए उसको प्यूरीफाई कर लो। आई बात समझ में? यस। और क्या बातें हैं? और बातें ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे हम लोग टैकल करें? तो सिंपल है, आप देखो क्या ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि नहीं? मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। जस्ट लुक एट द फॉरवर्ड रिएक्शन। आपको पता है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड भी जाता है कि नहीं? रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड भी जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। आई वॉन्ट रिएक्शन टू गो मोर फॉरवर्ड लेस बैकवर्ड, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि सल्फर डाइऑक्साइड बने, वापस सल्फर ट्राइऑक्साइड बने, फिर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाए, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बने, फिर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारा सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाए, फिर थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया तो ठीक है। आई वॉन्ट टू फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। Now to favor the forward reaction, there are two conditions. Sir, what are we talking? We are talking about sulfur dioxide getting converted to sulfur trioxide, and for that, and to do that, we have to do the oxidation. But this oxidation is reversible. Now to tackle that problem, I'm telling you that you have to maintain two conditions. ठीक है, you have to consider two things. पहला कि क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड होता है
रिलीज करके, एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब हीट निकल रही है, हीट निकल रही है मतलब प्रोडक्ट्स आर प्रिफरिंग लो टेम्परेचर। अगर मैं हीट निकाल रहा हूँ मतलब आई एम प्रिफरिंग लो टेम्परेचर, है कि नहीं? तो क्योंकि हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब आगे का डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज वी अंडरस्टैंड दैट द प्रोडक्ट्स आर प्रिफरिंग लो टेम्परेचर, so we should keep the low temperature, we should keep the temperature low. so sir टेम्परेचर लो रखा है तो लो रखो सर, 450 ना रख के 100 रखो, पर दोस्तों इतना भी लो मत रखो कि रिएक्शन पूरी तरह से स्लो हो जाए, ठीक है? इफ दिस टेम्परेचर इज वेरी लो, इफ दिस टेम्परेचर इज वेरी लो देन द रिएक्शन विल बी स्लो, ठीक है? लो तो स्लो, आया बात समझ में? रिएक्शन अपने को लो टेम्परेचर चाहिए। क्यों लो टेम्परेचर चाहिए? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करना है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करने के लिए लो टेम्परेचर ही चाहिए होता है। किसने कहा? ली-चैटनियस प्रिंसिपल है, उसमें जानने की जरूरत नहीं, सिंपल सा कॉमन सेंस है। द प्रोडक्ट्स आर लिबरेटिंग हीट, so they prefer low temperature, so if you keep the low temperature the products will be formed easily, हाँ कि ना? तो प्रोडक्ट्स इजीली बनने चाहिए तो लो टेम्परेचर रखो, लेकिन बहुत लो रखेंगे तो रिएक्शन स्लो हो जाता है, दैट वी डोंट वांट, इसलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रखा। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाई इज द टेम्परेचर ऑप्टिमम ओवर देयर, व्हाई नॉट वी हैव लो टेम्परेचर्स? तो आपको यही देखना है कि सिंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, बट इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो, इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो द रिएक्शन विल बी स्लो। आया बात समझ में? दैट्स इट, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। चलो इसके आगे सेकेंड पॉइंट, इफ यू ऑब्जर्व कि यहाँ पे इस रिएक्शन में हमने प्रेशर रखा है 1 to 2 एटमॉस्फेयर। कितना रखा है? 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा है। हम लोग चाहें, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये रिएक्शन को मैंने बैलेंस तो नहीं किया, पहले मैं बैलेंस कर देता हूँ तो एक आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। इफ यू लुक एट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यू हैव 2 वॉल्यूम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड and 1 volume of oxygen. That means on the left hand side you have 3 volumes and on the product side you just have 2 volumes. तो आपने 3 वॉल्यूम्स लिए और आपको 2 वॉल्यूम्स मिले, मतलब द वॉल्यूम हैज डिक्रीज्ड, राइट? द वॉल्यूम हैज डिक्रीज्ड, राइट? एंड हाउ टू डिक्रीज द वॉल्यूम? हाउ डू यू डिक्रीज द वॉल्यूम? जैसे बलून है, बलून का अगर आपको वॉल्यूम डिक्रीज करना है तो यू विल अप्लाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर शुड बी मेंटेन्ड। तो सर हाई प्रेशर चाहिए तो सर 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रख दो, 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखो, लेकिन इतना दोस्तों अगर इतना प्रेशर हाई करेंगे तो हमारे इंडस्ट्री के जो पाइप्स है वो फट जाएंगे, ठीक है? आई बात समझ में? जो इंडस्ट्री के लेड पाइप्स हैं इतने सारे, तो ये जो पाइप्स हैं या ये जो कंटेनर्स हैं, दे कैन नॉट विथस्टैंड सच हाई प्रेशर, सो यू हैव टू चूज एन ऑप्टिमम प्रेशर, नॉट टू हाई नॉट टू लेस, ऑप्टिमम प्रेशर। आए बात समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंड स्टेप। सल्फर डाइऑक्साइड is oxidized to form sulfur trioxide, and during that we faced many challenges and we talked about every challenge. पहला चैलेंज रिवर्सिबल है तो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करना है, फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करना है तो देयर आर 2 थिंग्स, कीप द टेम्परेचर ऑप्टिमम, कीप द प्रेशर ऑप्टिमम। टेम्परेचर शुड नॉट बी too low because the reaction will be slow, and the pressure should not be too high, otherwise the plant, the industry may not be able to stand that pressure. आई बात समझ में? डन, ठीक है। एंड मेनी अदर पॉइंट्स वी डिस्कस, एंड लास्टली वी डिस्कस्ड हियर कि सल्फर जो डाइऑक्साइड है दोस्तों, सल्फर ट्राइऑक्साइड एक बार बन गया तो उसको पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बनाना पड़ता है, डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं डाल सकते। आई बात समझ में? बिकॉज वो डेंस फॉग बनाता है। वेल ग्रेट, तो अब इसको हम गो थ्रू कराते हैं। चलो सो रीड कर दें टेक्स्ट बुक से, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये तो गया, इसकी कोई बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, ये सब रीड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने डायग्राम को एक बार अंडरस्टैंड किया तो काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपने ये पढ़ा था कॉन्टैक्ट टावर में। कॉन्टैक्ट टावर में आप क्या करते हो? सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो। एक बार सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पे आएगा तो आप पानी में नहीं डालोगे,
आप उसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे, आए बात समझ में, ताकि सल्फर डाइऑक्साइड पानी में जाएगा तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब ओलम बनाएगा, और ये ओलम को फिर हम लोग डाइल्यूशन टैंक में कलेक्ट करेंगे, जितना पानी चाहिए उतना डाल दो, उसमें पायरो सल्फ्यूरिक एसिड डाल के कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बना दो। चलो डन। अब आगे बढ़ते हैं। ये है शॉर्ट समरी ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। ठीक है, ये है शॉर्ट समरी ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। पहला दोस्तों क्या है कि सल्फर को ऑक्सीडाइज किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना, ठीक है, या आयरन पायरेट को ऑक्सीडाइज किया या बर्न किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। ये होता है हमारे बर्नर्स में। फिर आता है कॉन्टैक्ट टावर। कॉन्टैक्ट टावर में क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो गया सल्फर डाइऑक्साइड में, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट जो यूज़ हो रहा है वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ हो रहा है। टेम्परेचर 450 to 500 है और प्रेशर 1 to 2 एटमॉस्फेयर है, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, फिर ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें मिला, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला, इसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया, ताकि हमें क्या मिले, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड मिले या ओलम मिले, वो एक ही बात होती है। ठीक है, एक बार ये आपको पायरो सल्फ्यूरिक एसिड मिला, इस पायरो सल्फ्यूरिक एसिड को आपने पानी में डाला और आपने अपना सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन करा। ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, यही वापस उसका वापस समरी दिया हुआ है, सो नथिंग दैट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों, सो नाउ योर what we are doing is we'll go through the entire process theory wise, and I'll make you mark all the important points that you should remember it. ठीक है, so first point is जब सल्फर बर्न होता है it burns with a pale blue flame, so remember this, sulfur burns with a pale blue flame. ठीक है, अब जो बर्निंग होता है सल्फर का, एज आई टोल्ड यू, इट इज प्रिफर्ड इन ऑक्सीजन। जो बर्निंग होनी चाहिए वो ऑक्सीजन में होना चाहिए रादर देन एयर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंस हीट एनर्जी इज वेस्टेड, हीट एनर्जी वेस्ट हो जाती है टू हीट नाइट्रोजन कॉम्पोनेंट ऑफ द एयर। आई बात समझ में? सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहली पॉइंट ये आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको ये भी बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड को फिर अभी प्यूरिफाई करना है। बताओ सल्फर डाइऑक्साइड को प्यूरिफाई क्यों करना है? सल्फर डाइऑक्साइड को प्यूरिफाई क्यों करना है? क्योंकि जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और वो कैटलिस्ट इम्प्योरिटी से ख़राब हो जाता है, और हम नहीं चाहते कि वो ख़राब हो, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड को प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द इम्प्योरिटीज इफ़ नॉट रिमूव्ड, अगर अपन ने अगर सल्फर डाइऑक्साइड को इम्प्योरिटीज रिमूव नहीं करी, सल्फर डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटीज रिमूव नहीं करी, तो इट विल टेंड टू डीएक्टिवेट और पॉइजन द कैटलिस्ट एंड देयर बाय रिड्यूसिंग इट्स एफिशिएंसी। हमारे कैटलिस्ट का सत्यानाश हो जाएगा, सेट कैटलिस्ट की पूरी बैंड बजा देगा, उसकी एफिशिएंसी कम कर देगा, पूरा पॉइजन कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा। इसलिए इम्प्योरिटीज सल्फर डाइऑक्साइड को प्योर करना बहुत ज़रूरी है, प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डन। इसके आगे बढ़ते हैं कॉन्टैक्ट टावर में। कॉन्टैक्ट टावर में क्या हुआ, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, द सेकेंड क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड। ठीक है, लास्टली नहीं, मतलब अभी कॉन्टैक्ट टावर में आ गए। कॉन्टैक्ट टावर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? पहले ये पढ़ा था कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड प्रीफर करा जाता है। क्यों? वाई डू वी प्रीफर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड नॉट दी प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस? क्यों? क्योंकि इट इज़ कंपेरेटिवली चीपर। ठीक है, एक तो सस्ता है एंड इट इज़ लेस इजीली पॉइजनड। जो हमारा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है वो लेस इजीली पॉइजन होता है, ज़्यादा जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, एंड द प्रमोटर दैट वी यूज्ड इज पोटेशियम ऑक्साइड। आई बात समझ में? सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस सेक्शन। ठीक है, दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन ओवर हियर, सो दिस आई वुड से द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, द लास्ट एक वन मोर थिंग फ्रॉम हियर कि जब कैटलिस्ट जब हमारा ये ऑक्सीडेशन होता है सल्फर डाइऑक्साइड को कॉन्टैक्ट टावर में सल्फर ट्राइऑक्साइड कन्वर्ट करता है, तो टेम्परेचर हम 450 to 500 कह रहे थे, है कि नहीं? तो ये 450 to 500 का जो टेम्परेचर है ये मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है। नहीं, आई मीन आपको ना आपको पहले हीट करना पड़ेगा, आपको पहले हीट करना पड़ेगा। एक बार 450 डिग्री टेम्परेचर आ गया, उसके बाद यू कैन टर्न इट ऑफ एंड ऑटोमेटिकली 450 मेंटेन रहता है। यू डोंट हैव टू हीट फॉर अ लॉन्गर टाइम। ऐसा क्यों? क्योंकि आप याद करो, मैंने कहा था ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बहुत सारी हीट तो निकल ही रही है, और हीट निकल रही है दैट इज सफिशिएंट टू मेंटेन द टेम्परेचर इनसाइड द कॉन्टैक्ट टावर।
कॉन्टैक्ट टावर में 450 का टेम्परेचर मेंटेन करना है तो वो 450 का टेम्परेचर मेंटेन ईजिली हो जाता है बाय द एनर्जी रिलीज बाय द रिएक्शन, फ्रॉम द एनर्जी रिलीज बाय द रिएक्शन। ठीक है, आई बात समझ में? तो कैटलिस्ट इज इनिशियली हीटेड 400 डिग्री 450 डिग्री सेल्सियस खाली इनिशियली हीट करते हैं, बाद में हीट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड द हीट प्रोड्यूस मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस बाय ऑन इट्स ओन। आई बात समझ में? ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। सो नाउ वी शुड टॉक अबाउट, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्टैक्ट टावर में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसमें हमने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम प्रेशर डिसाइड करा है ताकि उस टेम्परेचर पे या उस प्रेशर पे प्रॉपरली हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो, ना कि ज़्यादा बैकवर्ड रिएक्शन में चला जाए। हम चाहते हैं जितना हो सके फॉरवर्ड रिएक्शन हो, मतलब जितना हो सके सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाए। ठीक है, तो वही पॉइंट्स के ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल वाइज। हमने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन समझ चुके हैं, अब इसको हम थोड़ा थ्योरेटिकल वे में एक टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कह रहा है कि क्यों हमने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर 450 या 450 से 500 चूज़ करा है, वाई इज़ दैट सो। तो पहली बात तो हमें ये बताना है कि ये जो रिएक्शन है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। वी वांट टू फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, वी वांट टू फेवर द, आप चाहते हो कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो। सो इफ़ यू वांट टू फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, तो क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हमें लोअर करना पड़ेगा टेम्परेचर को। ठीक है, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। द प्रोडक्ट्स डोंट वांट मच ऑफ द हीट एनर्जी, सो वी शुड कीप द टेम्परेचर लो, है कि नहीं? सो इफ आई कीप द टेम्परेचर वेरी लो, ठीक है, इफ द टेम्परेचर इज टू लो देन द रिएक्शन विल स्लो डाउन एंड दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, वो नहीं, इसलिए टू लो नहीं रख सकते। 450 टू 500 एक्सपेरिमेंटली हमने पता लगाया कि 450 टू 500 बेस्ट है। ठीक है, सो दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू गेट हियर। चलो वन मोर थिंग, इसलिए हम लोग हेंस वी हैव द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ अराउंड दिस मच। ठीक है, चलो प्रेशर की बात करते हैं। व्हाई डू वी हैव अ प्रेशर ऑफ 1 to 2 एटमॉस्फेयर स्पेसिफिकली? सो एन ऑप्टिमम प्रेशर क्यों यूज करा है? आप अपने मर्जी से प्रेशर, जैसे कि आपको फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करना है, इफ यू वांट टू फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन जस्ट अंडरस्टैंड द फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन पहले क्या था? एक्सोथर्मिक था। ठीक है, हमें पता है कि हीट निकल रही है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो हमारा जो ये ऑक्सीडेशन है, यही जो रिएक्शन है, वापस देखो इधर आप देखोगे तो बहुत ध्यान से कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 3 वॉल्यूम्स है। हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के साइड पे 3 वॉल्यूम्स है और प्रोडक्ट्स के साइड पे 2 वॉल्यूम्स है। रिएक्टेंट्स के साइड पे 3 वॉल्यूम्स है, प्रोडक्ट्स के साइड पे 2 वॉल्यूम्स है। तो मतलब हमारा जो रिएक्शन है वो डिक्रीज विथ, इट इज हैपनिंग विद द डिक्रीज इन वॉल्यूम। आपने 3 लीटर लिया और आपको 2 लीटर मिला, तो इट इज हैपनिंग विद द डिक्रीज इन वॉल्यूम। आया बात समझ में? अब ये जो डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है दोस्तों, ये जो डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है, ये डिक्रीज इन वॉल्यूम हम कैसे पर्पसली कर सके? सो वॉल्यूम को डिक्रीज कैसे करें? जैसे हम कह रहे थे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर लो रखो, प्रोडक्ट्स जल्दी बनेंगे। वैसे ही अगर मैं चाहता हूं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड और जल्दी बने और मुझे पता है सल्फर ट्राइऑक्साइड का वॉल्यूम कम है, तो क्यों ना मैं प्रेशर इंक्रीज करूं? प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, है कि नहीं? सो वी विल डू व्हाट हियर इज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। वाई दे आर सेइंग कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा? बिकॉज इट इज हैपनिंग विद द डिक्रीज इन वॉल्यूम। आई नो इट, 3 वॉल्यूम्स में से 2 वॉल्यूम्स हो रहा है, सो आई नो द टेम्परेचर, द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, टू डिक्रीज द वॉल्यूम आई वांट टू इंक्रीज द प्रेशर। ठीक है, सो सर प्रेशर बढ़ा दो सर, यू मेक इट 10 एटमॉस्फेयर, बट अगेन इफ आई कीप द प्रेशर वेरी हाई, if the pressure is high then it may cause damage to the lead pipes and all the towers that I have it. आई बात समझ में? That's why we keep an optimum pressure. So this is one more important theoretical point that you get it from here. ठीक है, lastly what happens in the absorption tower?
you get sulfur trioxide, which is an acid anhydride. अरे वो पानी में जाके सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको पानी में नहीं डाल सकते, एंड वी हैव ऑलरेडी डन दैट. ठीक है, तो सो इवन दो सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, इट इज नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इन वाटर. वाई इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इन वाटर? बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक and dense fog of sulfuric acid particles are obtained which do not condense easily. हमें पता है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हमको जो सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा वो डेंस फॉग मिलेगा, वो डेंस फॉग को हम कंडेंस इजीली नहीं कर सकते. आई बात समझ में? ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं. So this was a very important question from your sixth point, you can say one more important point. And so what do we do if we don't put sulfur trioxide in water? Then what do? We put it in concentrated sulfuric acid to get what? To get pyrosulfuric acid, which is also called olam. And then you put this pyrosulfuric acid in the required amount of water to obtain sulfuric acid. ठीक है, so what do? Sulfur trioxide vapors are dissolved in concentrated sulfuric acid to give olam. ठीक है, and we can now which on dilution with water sulfuric acid of desired concentration can be obtained. जो आपको concentration में चाहिए. अगर आपको high concentration चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का, तो कम पानी में ज़्यादा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड डाल दो. अगर आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए तो ज़्यादा पानी लो, पायरोसल्फ्यूरिक धीरे धीरे डालो, कम डालो क्वांटिटी में. तो जो आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए उतना आप कॉन्सेंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हो. आई बात समझ में? ग्रेट. एक लास्ट एक यहाँ पे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं इस वीडियो के लिए. आगे का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. चलो, सो व्हाट आई सी हियर इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में समथिंग इंपॉर्टेंट आपको नोटिस करना है. यहाँ पे क्या बोला है? पहली बात तो बोला है कि हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक डेंस लिक्विड है. डेंस है मतलब पानी से हैवी है. ठीक है, इधर लिखा हुआ है इट इज़ हैवियर देन वाटर. ठीक है, इट इज़ ऑयली ऑल्सो, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रॉयल, इसलिए. ठीक है, और ये एक हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है. हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या? समथिंग विच एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोसफियर. ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा इट हैज़ गॉट स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है वो. ठीक है, सो इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोसफियर. Hence, concentrated sulfuric acid is kept in airtight bottles. One of the very important, I would say, theoretical question कि why sulfuric acids are kept in airtight bottles, because you have to say sulfuric acid is a hygroscopic. It will absorb moisture from the atmosphere. So keep it away from the atmosphere by putting it into airtight bottles. ठीक है, one more important point here. Well, now it forms a constant. It forms a constant boiling mixture. It forms a constant boiling mixture at 338. So this is board wise not at all important. But constant boiling mixture क्या होता है एक बार समझ लेते हैं. ठीक है, मान लो आपके पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, आप उसको कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं. क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेट करना मतलब पानी को हटा देना. तो आपको क्या करना पड़ेगा? पानी को निकालना पड़ेगा. यू हैव डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आपको कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, तो यू रिमूव वाटर फ्रॉम इट. हाउ डू यू रिमूव वाटर फ्रॉम इट? यू स्टार्ट बॉइलिंग इट. आप हीट करो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करो, टेम्परेचर 100 पे पहुंचेगा, वाटर बॉईल होना चालू करेगा. ठीक है, आप हीटिंग करते रहो, वाटर बॉईल होता रहेगा, वाटर चला जाएगा, वाटर की क्वांटिटी कम होती जाएगी, मतलब एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो कॉन्सेंट्रेट हो गया. बट इस तरह से ये जो बॉइलिंग है, या जिसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं, ये जो बॉईल करके पानी निकालना होता है, इसको अपन डिस्टिलेशन कहते हैं. ये जो डिस्टिलेशन है, इससे हम कुछ हद तक ही कॉन्सेंट्रेशन ला सकते हैं, कुछ हद तक ही हम एसिड को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. वो कितनी हद है? वो 98.5% है. इफ आई वॉन्ट 99% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आई कैन नॉट ऑब्टेन बाय बॉइलिंग इट. आई कैन ओनली ऑब्टेन 98.5% तक कॉन्सेंट्रेशन. सो अगर हमें और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो हमें और कुछ करना पड़ेगा.
लेकिन ये बॉइलिंग तो नहीं होगी, डिस्टिलेशन से तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? और आप हीट करो, क्योंकि इसके बाद अगर मैं हीट करूँगा तो अब पानी नहीं, पानी के साथ साथ एसिड भी निकलेगा। पहले बॉईल कर रहा था तो सिर्फ पानी निकल रहा था, अभी पानी भी निकलेगा और एसिड भी निकलेगा। आई बात समझ में? तो दोनों निकलेंगे तो कॉन्सेंट्रेट हुआ किधर? दोनों की क्वांटिटी कम हो गई। आई बात समझ में? सो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इज वन, एक ऐसा मिक्सचर है जिसको बॉईल करने से, ठीक है, उसके दोनों कंपोनेंट्स निकलेंगे, एसिड एज वेल एज वाटर। एसिड एज वेल एज वाटर बोथ विल कम आउट इन द सेम प्रपोर्शन। ठीक है, ध्यान दो क्या लिखा है, देखो यहां पे लिखा हुआ है अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इज वन विच बॉइल्स विदाउट चेंज इन कॉम्पोजिशन। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को अगर आप हीट करोगे, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या है? एक ऐसा मिक्सचर जिसको और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको हीट करोगे तो इट विल बॉइल बट विदाउट चेंजिंग द कॉम्पोजिशन। उसका कॉम्पोजिशन वही रहेगा, 98.5% एसिड, 1.5% वाटर। यही रेशो में ही दोनों निकलेंगे अगर और बॉईल किया तो, ठीक है। हेंस ऑन बॉइलिंग द अबव मिक्सचर इवॉल्व्स आउट द वेपर्स ऑफ बोथ एसिड एज वेल एज वाटर। एसिड के भी वेपर्स निकल रहे, वाटर के भी वेपर्स निकल रहे, दोनों के वेपर्स निकल रहे, तो कॉन्सेंट्रेट और हो ही नहीं पाएगा। आए बात समझ में? ग्रेट, आई बात समझ में? तो अभी हमने ये डिस्कस करा कि मेरे पास एक डाइल्यूट एसिड है, इसको कॉन्सेंट्रेट कैसे करें। अगर 98.5% तक चाहिए तो बॉइलिंग कर लो, डिस्टिलेशन से काम हो जाएगा। आई बात समझ में? इसका उल्टा, अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और उसको मैं डाइल्यूट करूं तो कैसे करेंगे? ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, आई हैव अ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड आई वांट टू डाइल्यूट इट। आई हैव अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, आई वांट टू डाइल्यूट इट। ठीक है, तो क्या करें सर? वाटर ऐड कर लो, हो गया काम। एसिड में पानी डाल दो, बात हो गया, डाइल्यूट हो जाएगा। सिंपल है सर, पानी डाल देंगे तो डाइल्यूट हो जाती कोई भी चीज़। बात तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम है, आपने एसिड लिया और एसिड के अंदर पानी डाल दिया। मान लेते हैं आपने एसिड लिया है, यहाँ पे बहुत सारा एसिड है, ठीक है, और यहाँ पे अपने मान लेते हैं पानी की, जैसे आपने यहाँ पे पानी इसके ऊपर पोर किया, इधर पानी आया, ठीक है, पानी आया तो पानी सरफेस पे ही रहेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड हैवियर है, वाटर तो लाइटर हुआ। तो जैसे ही पानी और सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड जब टच में आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। देर इज़ अ लॉट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हीट, देर इज़ अ सडन राइज इन द टेम्परेचर सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे होता क्या है, इतना ज़्यादा हीट बढ़ने से, इतना टेम्परेचर सडनली बाहर आने से सल्फ्यूरिक एसिड के जो ड्रॉप्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, दे टेंड टू स्पर्ट आउट। जैसे घी को या ऑयल को अपन गर्म करते हैं तो कैसे उसके छींटे बाहर आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बूंदे बाहर आती हैं जो इधर उधर लग जाती है तो इट फील्स टू हॉट। आई बस वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड विल स्पर्ट आउट, इट विल कम आउट। क्यों कम आउट? क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हुई, सडन राइज इन टेम्परेचर, सो इट विल स्पर्ट आउट एंड इट विल कॉज सम डैमेज टू यू, इट विल गिव यू ब्लिस्टर्स, इट विल कॉज योर स्किन टू गो डार्क, मतलब इट विल जस्ट बर्न योर स्किन। तो क्या करें? तो डाइल्यूट कैसे करें? उल्टा करो, मतलब एसिड में पानी मत डालो, पानी में एसिड डालो। यू टेक वाटर एंड यू ऐड एसिड टू इट। सर इससे क्या फायदा है? हीट तो वापस जनरेट होगी, लेकिन एसिड जैसे अंदर आए, पानी के सरफेस पे आएगा, इट विल गो डाउन, ठीक है, क्योंकि इट इज हैवियर, इट विल गो इनसाइड द लिक्विड, और यहाँ पे बहुत सारा हीट जनरेट होगा, बट ये पूरा का पूरा हीट जो जनरेट होगा वो पानी के अंदर होगा एंड वाटर विल एब्जॉर्ब। आई बात समझ में? सो ऑल द हीट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब बाय द वाटर एंड द स्पर्टिंग इज मिनिमाइज्ड। जो बाहर चीठे आ रहे थे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर सडनली सरफेस पे थोड़ी राइज हो रहा है, इट इज द टेम्परेचर राइजिंग इनसाइड एंड वाटर इज एब्जॉर्बिंग कंटिन्यूसली। आए बात समझ में? सो देखो क्या लिखा हुआ, इफ वाटर इज एडेड टू द एसिड
If you add water to acid, then there is a problem. What is the problem? There is a sudden rise in the temperature, and acid being in bulk, it will tend to spurt out. बहुत सारा acid बाहर आ जाएगा. आई बात समझ में? ओके. इफ द एसिड इज एडेड टू द वाटर, अब उल्टा किया. उधर क्या था? इफ वाटर इज एडेड टू वाटर, इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, एसिड में वाटर नहीं डालना, वाटर में एसिड डाल देना. ठीक है, इससे क्या होगा? देखो, द वाटर इज इन बल्क. एक तो पानी ज़्यादा है, तो चींटे उड़ेंगे तो पानी के उड़ेंगे, उससे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो होनी नहीं है. ठीक है, द वाटर इज इन बल्क एंड द एसिड बीइंग हैवियर विल सेटल डाउन. एसिड बीइंग हैवियर, एसिड हैवी है तो नीचे जाएगा, एंड उस दौरान जो हीट निकलेगी इट विल बी डेसिपेटेड इन द वाटर. डेसिपेटेड इन द वाटर मतलब इट विल बी एब्जॉर्ब बाय द वाटर, इट विल बी वेस्टेड इन द वाटर इटसेल्फ. ठीक है, एंड हेंस द स्पोर्टिंग ऑफ द एसिड इज मिनिमाइज्ड. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर. ठीक है, क्या क्वेश्चन आएगा? ड्यूरिंग डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ड्यूरिंग डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, why water is not added in acid, or why acid is added to water and not water to acid. तो उसको ये एक्सप्लेन करना है आपको. क्या एक्सप्लेन करना है? if water is added to acid, acid being in bulk, there is a sudden rise in the temperature on the surface itself and the acid will spurt out. But if you add acid to water, the water is in bulk, the acid will, being heavier, it will settle down and the energy evolved will be dissipated inside the water. Okay. Okay, all right, so we finished this physical properties. तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. काफ़ी इजी है, बस ध्यान देना थोड़ा सा अटेंशन. कि पहली बात तो सल्फ्यूरिक एसिड के दो वर्जन्स होते हैं, एक डाइल्यूट और एक कॉन्सेंट्रेटेड. डाइल्यूट जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक टिपिकल एसिड है. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग को यहाँ पे लिखा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है इट बिहेव्स एज एन एसिड व्हेन इट इज डाइल्यूट. ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड विल बिहेव एज एसिड व्हेन इट इज डाइल्यूट. ओके, तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, मतलब क्यों करेगा वैसे एसिड की तरह बिहेव? ऐसा क्या है विच मेक्स सल्फ्यूरिक एसिड एन एसिड? ठीक है, तो आपने एसिड बेसिस चैप्टर्स पढ़ा है. ऐसे कंपाउंड जिनके पास जो पानी में जाके हाइड्रोनियम आयन देते हैं. आई होप यू रिमेंबर हाइड्रोनियम आयन. तो हाइड्रोनियम आयन जब पानी में जाके देते हैं, जो कंपाउंड पानी में जाके हाइड्रोनियम आयन देता है उसको अपन एसिड कहते हैं. तो सल्फ्यूरिक एसिड भी पानी में जाके हाइड्रोनियम आयन देता है. जैसे अगर बात करें तो आप देखो कि आपके पास ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4. तो जब ये पानी में जाएगा दोस्तों, जब ये पानी में जाएगा तो आयोनाइज हो जाएगा, आई मीन डिसोसिएट हो जाएगा. ठीक है, आयंस तो ऑलरेडी होते हैं, सिर्फ सेपरेट हो जाएगा. तो मैं कहूँगा कि वो डिसोसिएट हो जाएगा. तो डिसोसिएट क्या होगा तो क्या देगा? जब डिसोसिएट होगा तो 2 हाइड्रोजन के आयन देगा. ठीक है, और सल्फेट का भी आयन देगा. तो इस तरह से वो आयोनाइज हो जाता है. अब ये जो 2 हाइड्रोजन के आयन है, ठीक है, ये दे विल अंडरगो हाइड्रेशन, मतलब ये दे विल रिएक्ट विद वाटर. ये लोग पानी के साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं. ऐसा हमेशा करते हैं ये लोग. तो कोई भी ऐसा नहीं कहता कि जब भी कोई एसिड पानी में जाएगा तो हाइड्रोजन आयन देगा. लोग कहते हैं कि हाइड्रोनियम आयन देगा. बात तो सही है, हाइड्रोजन आयन पानी के साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, तो एक ही बात है. ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड जो पानी में जाके हाइड्रोनियम आयन देगा उसको एसिड कहते हैं. और सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट वाला जो वर्जन है वो एसिडिक है. ठीक है, मतलब पानी में जाके वो हाइड्रोनियम आयन देता ही है. वेल, तो इसी को हम करते हैं यहाँ पे. देखो, एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन. जैसे मैंने कहा, हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस की वजह से ही वो एसिडिक बनता है. ठीक है, तो कैसे होता है हाइड्रोनियम बनता कैसे है? तो अपन ने लिखा है यहाँ पे, देखो वेरी क्लियरली. H2SO4 जब पानी में जाएगा, राइट, तो 2 हाइड्रोजन के आयन देगा और एक सल्फेट का आयन देगा. यही 2 हाइड्रोजन के जो आयन है यहाँ पे, हर एक हाइड्रोजन आयन पानी के साथ कंबाइन होगा और हाइड्रोनियम आयन देगा. तो आफ्टर ओवरऑल आप फाइनली क्या लिखोगे? आप फाइनली लिखोगे ये रिएक्शन. तो कोई भी आपको कहेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर पानी में गया तो किस तरह से आयोनाइज होता है, या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पानी में जाएगा तो क्या देगा, किस तरह से वो डिसोसिएट होता है, वो लिखो. तो आपको ये पूरा लिखना है.
ठीक है। और आप इसमें आप देख रहे हो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, पानी में जाके पानी में डिजोल्व होके हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, वो भी 2 दे रहा है, 2, ठीक है, 2 हाइड्रोनियम आयन दे रहा है और साथ ही साथ सल्फेट दे रहा है। आए बात समझ में? ठीक है। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, एसिडिक है तो ब्लू लिटमस को रेड ही करेगा, एंड मिथाइल ऑरेंज को पिंक कर देगा, ऑब्वियसली टिपिकल एसिड की इंडिकेटर्स है। चलो अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ है। पहला, मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करेगा, जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा एक्सेप्ट पीवी, लेड को छोड़ के बाकी जो भी एक्टिव मेटल्स है उनके साथ रिएक्ट करेगा, और एसिड के साथ जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देगा। ऐसा तो हर एक एसिड करता है। एवरी एसिड विल रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, सबको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेस के साथ। एसिड प्लस बेस तो बचपन से पढ़ते आए हैं, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। देखो यहाँ पे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन मिला, यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर मिला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेस था। और बेस क्या होते हैं? ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स को बेस कहते हैं। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स को हम बेस कहते हैं, ठीक है। देन अगर कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ करा, अगर आपने कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ करा तो आपको सॉल्ट मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, प्लस आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ध्यान देना इस चीज़ पे। देखो सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। रिएक्शन देखना, ये देखो ये कार्बोनेट है, इसने एसिड के साथ रिएक्ट करा तो सॉल्ट मिला, वाटर मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। आए बात समझ में? ऐसा बाइकार्बोनेट के साथ भी होगा। आप बाइकार्बोनेट लोगे, एसिड लोगे तो आपको मिलेगा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही सल्फाइट और बाइसल्फाइट लेंगे, सल्फेट नहीं, सल्फेट्स के साथ थोड़ी रिएक्ट कर सकता। सल्फाइट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे हमारा नाइट्रिक एसिड में भी था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी यही था, ठीक है। और सल्फाइड में भी वही बात, सल्फाइड होगा तो एसिड के साथ वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड देगा, ठीक है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये सारी रिएक्शंस आपको लिखने को आने चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो कैसे लिखते हैं रिएक्शंस एक बार मैं बता देता हूँ। तो पहले हम लोग को ये 5 प्रॉपर्टीज को इसके सारे रिएक्शंस लिखने हैं। तो लेट मी शो यू हाउ डू वी गो अबाउट दैट। चलो, सो हाउ टू राइट द रिएक्शंस। सो पहला जो रिएक्शन था, पहले तो हमने ये पढ़ा कि केमिकल प्रॉपर्टीज में कि हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो पानी में अगर जाएगा, ठीक है, इसको अगर पानी में डिजोल्व करा, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात करी, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब पानी भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पानी में जाके, मतलब सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विल कंटेन हाइड्रोनियम आयन, वो भी कितने? 2 हाइड्रोनियम, क्योंकि 2 हाइड्रोजन देगा, दोनों हाइड्रोनियम आयन बन जाएंगे, और सल्फेट SO4-2। हमने ये चीज़ पढ़ी, दिस वॉज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। देन वी स्टडीड द रिएक्शंस, ठीक है, वी स्टडीड द रिएक्शंस। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाट वी गेट इज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। आपको ये याद रहेगा तो आपके रिएक्शन सारे हो जाएंगे। सो लेट अस राइट द रिएक्शन। मान लो जिंक है, जिंक और आयरन इन दोनों का रिएक्शन करते हैं, ठीक है। जिंक विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। जिंक विथ सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव मी ए सॉल्ट। सॉल्ट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट का सॉल्ट मिलेगा, तो मुझे मिलेगा जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट है ZnSO4, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस रिलीज, बैलेंस करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस्ड है। वैसे ही Fe प्लस H2SO4, अभी Fe की 2 वैलेंसी होती है, एक +2 वाली भी +3 वाली भी, इधर +2 वाली दिखाएगा, Fe प्लस H2SO4 डाइल्यूट वाला, डाइल्यूट H2SO4, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखाएगा FeSO4 प्लस H2, तो काफ़ी आसान रहा ये, ठीक है। सो इफ़ यू रिमेंबर दिस हेडिंग देन आप लोगों को रिएक्शन लिखने खुद ही आ जाएगा कि आपको पता है सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाना है बस। चलो, तो ये तो था मेटल्स के साथ। अब हम लोग जाते हैं बेस के साथ। बेस के साथ क्या पढ़ा था कि जब भी बेस प्लस एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमें पता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन नहीं वाटर बनता है, ठीक है। तो अब ये भी करके देखते हैं। अब बेस क्या होते हैं? बेस तो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं। तो ऑक्साइड्स के साथ लेते हैं, कौन से ऑक्साइड लेते हैं? देखो Na2O ये एक ऑक्साइड ले सकते हो, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। आपको चाहिए मैग्नीशियम ऑक्साइड लो, MgO,
ठीक है। आप जिंक ऑक्साइड ले लो ZnO, कॉपर ऑक्साइड ले लो जो कि ब्लैक कलर का होता है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है CuO, ठीक है। हाइड्रो ऑक्साइड चाहिए तो हाइड्रो ऑक्साइड ले लो NaOH, ठीक है, ZnOH ट्वाइस। ये सब क्या है, ऑक्साइड्स एंड ये सब बेस है। आप जो चाहिए ले सकते हो। आयरन हाइड्रोक्साइड मतलब फेरस हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, फेरिक ले सकते हो, फिर आप जिंक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, आपको जो लेना है आप ले सकते हो। अब इन सब के साथ आप जब H2SO4 का रिएक्शन करोगे तो सिंपल है, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट बनेगा मतलब सल्फेट ही बनेगा ना, सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्ट होता है वो सल्फेट होता है, तो सल्फेट बनेगा। तो यहाँ पे बनने वाला है सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो Na2SO4 और साथ ही साथ H2O। बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत इजीली हो गया, Na2SO4 और H2O। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, प्लस H2SO4। मान लो अगर आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा MgSO4 प्लस H2O। अब मुझे यहाँ पे बैलेंस करना है, आई बात समझ में। देखिए बैलेंस है क्या, हाँ यार बैलेंस तो ऑलरेडी है, Mg के साथ SO4, H2 के साथ O, सिंपल। ZnO प्लस H2SO4 ये भी बैलेंस लग रहा है मुझे क्योंकि देखो जिंक सल्फेट बनेगा ZnSO4 प्लस H2O। तो हम कर क्या रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर। एक और करते हैं, कॉपर ऑक्साइड H2SO4 के साथ, तो कॉपर सल्फेट बनेगा CuSO4 प्लस H2O। और उसी तरह से चलो H2SO4 को NaOH के साथ करते हैं। ये NaOH का नाम कॉस्टिक सोडा है, NaOH इज कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है, राइट अ रिएक्शन ऑफ कॉस्टिक सोडा विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको ये लिखना है कि आपको पता है कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH, तो एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो आपको बस सोडियम सल्फेट लिखना है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, हाँ Na2SO4 प्लस, ठीक है, बस वाटर बनेगा। अब बस बैलेंस करने की जरूरत है, तो Na2 है तो यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पे मुझे 6 नज़र आ रहा है तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 डाल देंगे, हो गया, दैट्स इट। अभी जिंक हाइड्रोक्साइड लेते हैं, इसके साथ भी H2SO4 रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ZnSO4, ठीक है। और H2 के साथ 2 OH आ गए तो 2 वाटर बन गया ऑटोमेटिकली। आया बात समझ में। देखो ना दोस्तों, यहाँ पे H2 बचा था और यहाँ पे 2 OH बचे थे, तो H और OH मिल गए वाटर वाटर, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन गया। तो ये रहा बेस के साथ रिएक्शन। अब चाहे तो हम और कर सकते हैं। थर्ड था हमारे पास कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन, तो हम कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स लेते हैं, ठीक है। मान लो कार्बोनेट्स लिए, मैंने कार्बोनेट्स लिए तुम्हारे सोडियम कार्बोनेट, मान लो Na2CO3, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट, या कॉपर कार्बोनेट ले लो CuCO3, कार्बोनेट्स, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और कॉपर कार्बोनेट। इसको रिएक्ट कराओ H2SO4 के साथ, ये H2SO4 डाइल्यूट है, ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है ये, ठीक है। तो होने क्या वाला है, यस, सो होने क्या वाला है दोस्तों, यहाँ पे Na2SO4 है कि नहीं, Na2SO4 सॉल्ट तो बना था, सॉल्ट तो बनेगा ही, साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि वाटर भी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। तो आपको अगर ये याद रहेगा तो टेंशन ही नहीं, आपको क्या बनने वाला है वो समझना है। कॉपर कार्बोनेट विद H2SO4, कॉपर कार्बोनेट, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, तो सॉल्ट बनाओ पहले, ये हो गया CuSO4, फिर वाटर बनाओ, ये देखो, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ CO2। अब तो बस बैलेंस ही करना है, चलो देखते हैं। Na2 है, यहाँ पे Na2 है, SO4 दिख रहा है मुझे, हाँ दिख रहा है, फिर H2 और CO3, तो H2O CO2 सही है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, कॉपर सल्फेट सही है और H2O CO2 बैलेंस्ड ही है, ठीक है। अभी बाई कार्बोनेट लेते हैं, तो कार्बोनेट हो गया, अब ये बाई कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है। बाई कार्बोनेट्स में क्या क्या होगा, मान लो मैंने लिया पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3, हमारे बुक में ये एग्जांपल दिया पोटेशियम बाइकार्बोनेट। चलो, रिएक्शन ऑफ पोटेशियम बाइकार्बोनेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4, ठीक है। तो वापस बाइकार्बोनेट है तो भी वही सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, तो सॉल्ट बनाएंगे, सॉल्ट क्या होगा K2SO4, ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे K2SO4 प्लस वाटर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज याद करने में प्रॉब्लम हो रही है
तो 9th स्टैंडर्ड में पहला चैप्टर है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, उसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 16 17 तक सारा प्रैक्टिस कर लो। पहले वो करोगे तो आपके फॉर्मूलास ईजी हो जाएंगे। आपको वैलेंसी याद रहेगी तो फॉर्मूलास ईजी है। मुझे मालूम है पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, सल्फेट की 2 है, तो K2SO4 बनेगा। ठीक है, वो क्रिस क्रॉस मेथड से आपको परफेक्ट करना है। चलो ये हो गया अपना बाइकार्बोनेट्स का। देन वी हैड सल्फाइड्स। ठीक है, सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। अभी सल्फाइड्स क्या होता है, सल्फेट होता है SO4, सल्फाइड होता है SO3। तो सल्फाइड वाले लेते हैं, मान लो मैंने लिया सोडियम सल्फाइड Na2SO3, ठीक है, और इसको मैंने रिएक्शन करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्या होगा, जब सोडियम सल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड करेगा तो वापस वही चीज़, सॉल्ट वाटर सल्फर डाइऑक्साइड। तो सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट तो सल्फेट ही बनेगा Na2SO4, वाटर भी बनेगा यस, और सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा। आई बात समझ में? बैलेंस करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस्ड है। चलो बाइसल्फाइड लेता हूँ, चलो बाइसल्फाइड लेता हूँ, तो इसी का ही बाइसल्फाइड लेता हूँ, बाय, ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर लेता हूँ, बाइसल्फाइड। बाइसल्फाइड सोडियम का ही लेता हूँ, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 प्लस H2SO4। चलो बनेगा क्या, वापस सॉल्ट बनेगा Na2SO4, सेम प्रोडक्ट्स बनने वाले, वाटर एंड SO2। देखो एग्जैक्टली सेम बने प्रीवियस रिएक्शन की तरह। यहाँ पे बाइसल्फाइड था, वहाँ पे सल्फाइड था, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो तो रिएक्शन लेते हैं, यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, Na2 हो गया, SO4 भी हो गया, ठीक है, HSO3 भी 2 बार हो गया, तो मुझे 2 वाटर और 2 सल्फर डाइऑक्साइड मिलने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से बैलेंस होगा, वो बाइसल्फाइड हो गया। अब लास्टली सल्फाइड के साथ भी करते हैं, सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड बोले तो सिर्फ S, तो सल्फाइड कौन सा ले लें, चलो सोडियम सल्फाइड ले लेते हैं, Na2S, ये हुआ सोडियम सल्फाइड, ZnS, ठीक है, और ये रहा FeS। आप FeS को आयरन पायरेट मत बोलना, वो FeS2 था। ठीक है, चलो अब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, H2SO4, H2SO4, H2SO4। तो जब हम सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कर रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे सोडियम सल्फेट मिलेगा, सॉल्ट तो मिलेगा, सॉल्ट के साथ साथ मुझे हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगी। ऐसा हमेशा ही होता है, सल्फाइड के साथ रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड ही गैस मिलने वाला है, वाटर वाटर कुछ नहीं। ठीक है, H2S, यहाँ पे मिलेगा ZnSO4 प्लस H2S, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा FeSO4 प्लस H2S। ये पूरी सारी गैसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे आप गैस फॉर्म में लिख सकते हो, एरो दिखा सकते हो। ओके, बैलेंस करते हैं। ये बैलेंस है क्या, Na2 SO4 SO4 H2S, सही है। यहाँ पे ZnSO4 H2S सही है, FeSO4 और H2S ये भी सही है, तो बैलेंस्ड है ऑलरेडी। तो आई होप सबको केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे पढ़ना है समझ में आ गया, राइट। सो आपको बस कंपाउंड दिमाग में लाना है कि चलो मैं कॉपर कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे रिएक्ट करेगा, ये दिमाग में आ गया तो फिर टेंशन ही नहीं। तो आपको पता है कार्बोनेट्स के साथ सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रिएक्शन खुद ही आएगा। तो रिएक्शन से डरने का नहीं, उल्टा 2-3 बार 4 बार 5 बार बिना देखे, 1-2 बार देखना पड़े, फॉर्मूलाज याद नहीं हो रही तो याद कर लो। ठीक है, एकदम वीक लग रहा है तो 9 का रिवाइज करके फॉर्मूलाज प्रॉपरली करके फिर आप रिएक्शन लिखो, देखो खुद से हो जाएगा। रिएक्शन इज द इजीएस्ट पार्ट, वंस यू नो इट, अंडरस्टैंड इट नाइसली, तो आपको तकलीफ नहीं आएगा। चलो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड के प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, ठीक है, क्या क्या पढ़ी हमने, ये पढ़ा कि डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड की तरह बिहेव करता है बिकॉज वो पानी में जाके हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। कितने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, 2। ठीक है, हाउ मेनी हाइड्रोनियम आयंस, इट प्रोड्यूसेस 2 हाइड्रोनियम आयंस पर मॉलिक्यूल। H2SO4 का एक मॉलिक्यूल पानी में जाएगा तो वी विल गेट 2 हाइड्रोनियम आयंस। दैट मीन्स इट इज अ डाइबेसिक एसिड। which acid it is, डाइबेसिक एसिड, बेसिस ऑल्सो पढ़ा था, डाइबेसिक एसिड। एनी एसिड जैसे HCl पानी में जाएगा तो इट गिव्स 1 हाइड्रोनियम आयन, तो मोनोबेसिक। फॉस्फोरिक एसिड पानी में जाके 3 हाइड्रोनियम आयन देता है, ट्राई बेसिक एसिड, एंड दिस इज, ये पानी में जाके 2 देता है, तो डाइबेसिक एसिड 2। चलो ठीक है, डन, ग्रेट। नाउ लेट्स गो अहेड, इसमें क्या हो रहा है लेट्स सी। यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड, ये तो अभी हमने डिस्कस करा, पानी में जाके वो 2 देता है। ठीक है, तो डाइबेसिक एसिड है, उसको प्रूफ करने के लिए 3 चीज़ें लिखी गई है, उसको जस्टिफाई करने के लिए। पहली चीज़ क्या लिखी हुई है
कि जब भी सल्फ्यूरिक एसिड पानी में जाता है, इट डिसोसिएट्स इन द एक्वस सॉल्यूशन टू गिव 2 हाइड्रोजन आयंस पर मॉलिक्यूल। 2 हाइड्रोजन आयन देता है पर मॉलिक्यूल। तो वही बात होगी, 2 हाइड्रोजन आयन देता है मतलब 2 हाइड्रोनियम आयन देता है। और वो इन्होंने यहाँ पे लिख के दिखा जो हमने अभी अभी पढ़ा, अभी अभी हमने यही पढ़ा, H2SO4 पानी में जाके 2 हाइड्रोनियम आयन और सल्फेट। आई बात सबको बात समझ, ये तो पता ही है। अच्छा, दूसरी बात क्या बोली है कि हाइड्रोनियम आयन जो है, ये सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इट डिसोसिएट्स इनटू 2 स्टेप्स। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो 2 स्टेप्स में डिसोसिएट होता है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। इसका मतलब ये है कि H2SO4 जब पानी में जाएगा, ठीक है, जब H2SO4 पानी में जाएगा तो पहले एक हाइड्रोजन आयन अलग होगा और HSO4 -1 बनेगा। और अब ये जो HSO4 -1 है, ये वापस आयोनाइज होके एक और हाइड्रोजन आयन देगा और फिर जाके SO4 -2 बनेगा। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड पानी में जाता है तो और डिसोसिएट होता है, और डिसोसिएट होके 2 हाइड्रोनियम आयन देता है। वो कैसे देता है 2 हाइड्रोनियम आयन? वो 2 स्टेप में देता है। पहले एक हाइड्रोनियम आयन देता है, फिर दूसरा हाइड्रोजन आयन देता है। आए बात समझ में? 2 स्टेप में होता है, इसीलिए डायबेसिक एसिड कहते हैं। 2 स्टेप में डिसोसिएट होता है, एक ही स्टेप में एक ही देके नहीं होता है, 2 स्टेप होता है, एक बार 2 बार देता है वो। आए बात समझ में? और क्योंकि ये 2 बार 2 स्टेप में डिसोसिएट होता है तो इट कैन फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, एक नॉर्मल सॉल्ट भी बना सकता है और एक एसिडिक सॉल्ट भी बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जब सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एक बार डिसोसिएट हुआ, एक बार यहाँ पे डिसोसिएट हुआ, और ये जो हाइड्रोजन सल्फेट मिला, ये कौन है? ये है, ये सल्फेट है। दिस इज सल्फेट। व्हाट इज दिस? दिस इज हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट बोलो या बायसल्फेट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इट सेज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इट डिसोसिएट्स इनटू 2 स्टेप्स। ठीक है, विच 2 स्टेप्स? सिंपल है, पहले इट गिव्स 1 हाइड्रोजन आयन, दिस इज स्टेप 1, एंड देन अगेन इट गिव्स 1 मोर, सो इट बेसिकली गिव्स 2। ठीक है, सो नथिंग, एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट करा है, तो कोई ज़्यादा बड़ी इश्यू नहीं है। आई होप सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। ठीक है, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ द थर्ड स्टेप, देयर इज वन मोर पॉइंट रिटन हियर. It forms 2 types of salts. So one is acidic salt, other is normal salt. Now what is acidic salt? A salt which has acid का हाइड्रोजन। सी, जब सल्फ्यूरिक एसिड पानी में जाता है तो अपने दोनों हाइड्रोजन आयन दे देता है, तो खाली सल्फेट बचता है, बरोबर है कि नहीं? लेकिन अगर दोनों नहीं दिया, एक ही दिया, अगर एक ही दिया, एक बचा हुआ है, तो फिर सल्फेट नहीं बनेगा, बायसल्फेट बनेगा। तो जैसे यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे देखो NaOH के साथ H2SO4 रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ H2SO4 रिएक्ट कर रहा है। अभी अभी हमने रिएक्शन करा था तो हमने उसमें सोडियम सल्फेट बनाया था, लेकिन NaHSO4 भी तो बन सकता है अगर एक ही आयोनाइज हुआ तो। अगर एक ही हाइड्रोजन आयन दिया और उसी समय सोडियम ने आके रिएक्शन कर लिया तो इट विल फॉर्म सोडियम बायसल्फेट। ठीक है, एंड समटाइम्स इट कैन फॉर्म सोडियम सल्फेट ऑल्सो। तो नॉर्मल सॉल्ट भी बनाता है एंड इट कैन फॉर्म एसिडिक सॉल्ट ऑल्सो। व्हाई इट इज एसिडिक? बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन। दिस हाइड्रोजन इज ऑफ हुज? इट इज ऑफ एसिड, सो एसिड हाइड्रोजन, एसिड का हाइड्रोजन है, सो एसिडिक सॉल्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, सो व्हाट डिड वी स्टडी नाउ? वी स्टडीड दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डायबेसिक एसिड। ठीक है, और उसको जस्टिफाई करने के 3 रीजंस। पहला क्या है? व्हेन इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस 2 हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल। When sulfuric acid dissolved in water, it produces 2 हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल। और वो 2 स्टेप तो वो लिख देने का कि H2SO4, समझ रहे हैं? H2SO4 प्लस H2O gives 2 हाइड्रोनियम आयन्स प्लस सल्फेट। सेकेंड लिखा है इट आयोनाइजेस इनटू या इट डिसोसिएट्स इनटू 2 स्टेप्स। पहले एक देता है फिर दूसरा देता है। ठीक है, 2 बार देता है, ये भी बात सही है। अच्छा, जब एक बार देता है तो HSO4 बनता है। HSO4 किसी के साथ कंबाइन हुआ तो बायसल्फेट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अगर दोनों दे दिया फिर सल्फेट जाके कंबाइन होगा तो सल्फेट बनेगा, मतलब मेटल सल्फेट बनेगा। तो सोडियम सल्फेट भी बना सकता है, एक नॉर्मल सॉल्ट भी बना सकता है, सोडियम बायसल्फेट भी बना सकता है, एसिडिक सॉल्ट भी बना सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ
इसने अभी अभी तक अपने दोनों हाइड्रोजन नहीं दिए, एक ही दिया, एक बचा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ लीस्ट वोलाटाइल एसिड, इट्स अ लीस्ट या नॉन वोलाटाइल एसिड, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यस, हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है दोस्तों, हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक लीस्ट नॉन वोलाटाइल एसिड है, और ये हमने पिछले नाइट्रिक एसिड और HCl में पढ़ा है। HCl के प्रिपरेशन में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि वो लीस्ट या नॉन वोलाटाइल एसिड है। नाइट्रिक एसिड को भी लेबोरेटरी में बनाने के लिए हम लोगों को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों कि हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है, कॉन्सेंट्रेटेड, लेट मी राइट, या सो इट्स रिटन हियर कि कॉन्सेंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इट इज द लीस्ट, या अपन बोलेंगे नॉन वोलाटाइल एसिड, इस लीस्ट एंड नॉन वोलाटाइल एसिड। ठीक है, प्रूफ करो, हाउ इज H2SO4 is a least or non-volatile acid? Because it is used to prepare hydrogen chloride as well as nitric acid. It is used to prepare hydrochloric acid as well as nitric acid. चलो प्रिपरेशन लिखते हैं। मान लो आपने NaCl उठाया, NaCl का जो लैब प्रिपरेशन था और नाइट्रिक एसिड का जो लैब प्रिपरेशन, वो दोनों यहाँ पे लिख रहा है। दिस विल प्रूव दैट H2SO4 इज अ नॉन वोलाटाइल एसिड। ठीक है, सो NaCl plus H2SO4, that too concentrated, and if the temperature is below 200 degrees Celsius, as you know, it is going to form NaHSO4 plus HCl. Nothing new, this we already knew it. ठीक है, you can also go with KCl का reaction, but I'll show just one. I can show even one more reaction जिसमें it is reacting with NaNO3. ठीक है, it is reacting with sodium nitrate with H2SO4, that too concentrated. ठीक है, एंड इफ यू कीप द टेम्परेचर बिलो 200, यू आर गोइंग टू गेट NaHSO4 एज वेल एज नाइट्रिक एसिड। आए बात समझ में? सो यू गेट नाइट्रिक एसिड का वेपर्स ऑल्सो, HCl का वेपर्स ऑल्सो। आए बात समझ में? HCl का वेपर्स एंड नाइट्रिक एसिड का वेपर्स। आई होप कंप्लीटली आपको ये समझ में आ गया। This proves, these two reactions prove that sulfuric acid is a non-volatile acid because it can be used to displace, ध्यान देना, this sulfuric acid it is used to displace, ठीक है, it is used to displace HCl from its salt, it is used to displace acid from its salt। उसके सॉल्ट में से, HCl के सॉल्ट में से, HCl का सॉल्ट मतलब NaCl, उसमें से, ठीक है, Cl हटा देता है, सल्फ्यूरिक एसिड दूसरों को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो मतलब खुद नॉन वोलाटाइल है। आई बात समझ में? ग्रेट। चलो, सो हमने अभी भी पढ़ा कि सल्फ्यूरिक एसिड एक नॉन वोलाटाइल एसिड है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे यही पढ़ी थी, और यहीं पे वही लिखा हुआ है कि NaCl HCl बनाने में भी यूज़ हो रहा है, नाइट्रिक एसिड बनाने में भी यूज़ हो रहा है। सिंपल है। तो यहाँ पे थियरी वाइज, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इन कंपैरिजन टू नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ लीस्ट योर नॉन वोलाटाइल एसिड, मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, एज हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हेंस इसीलिए, इसी रीज़न की वजह से, इसी चीज़ की वजह से, ऑन हीटिंग विथ सॉल्ट्स ऑफ मोर वोलाटाइल एसिड, जो ज़्यादा वोलाटाइल है, ज़्यादा मतलब वोलाटाइल कौन? HCl और नाइट्रिक एसिड। HCl और नाइट्रिक एसिड ज़्यादा वोलाटाइल है, इसीलिए वो उनको डिस्प्लेस कर सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिस्प्लेसेस द वोलाटाइल एसिड्स फ्रॉम देयर सॉल्ट, उनके सॉल्ट में से उनको निकाल सकता है। चलो, हेंस सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड। तो इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क यू कि व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग HCl एंड नाइट्रिक एसिड। वेल, आई होप आपको समझ में आ गया। लेट्स नाउ स्टडी द सम मोर प्रॉपर्टीज। नाउ अभी तक हमने डाइल्यूट की पढ़ी और अभी जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड की पढ़ी। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की एक और प्रॉपर्टी है कि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे नाइट्रिक एसिड था वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड भी ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, देखो, सो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं हाउ। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में क्या बोला है कि सिंपल है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, वो
नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। जैसे नाइट्रिक एसिड भी नेसेंट ऑक्सीजन देता था, वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता था, उसके वजह से कोई भी उसके सामने आता था तो उसको ऑक्सीजन दे देता था, वो ऑक्सीडाइज हो जाता था। आई बात समझ में? तो इधर भी वही बोला है कि द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्सेंट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट H2SO4 ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, जब सल्फ्यूरिक एसिड को अपन हीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड वाला, अगर उसको अपन थोड़ा सा भी हीट करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस नेसेंट ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एंड दैट ऑक्सीजन कैन बी गिवन टू एनी अदर कंपाउंड, और अगर उसने ले लिया तो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन। कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोज होने के दौरान जब सल्फ्यूरिक एसिड थर्मली डिकम्पोज होगा तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, और वो नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से उसके सामने जो भी आएगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। सो नेसेंट ऑक्सीजन जो बनता है, इट कैन ऑक्सीडाइज व्हाट, इट कैन ऑक्सीडाइज नॉन मेटल्स, इट कैन ऑक्सीडाइज मेटल्स, इट कैन ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन सबको वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। कौन? सल्फ्यूरिक एसिड का नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आया, थोड़ा हीट किया तो नेसेंट ऑक्सीजन दे दिया। किसको हीट किया? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को। वेरी गुड। अब हमारे अगर आपको डिटेल में देखना है तो ये आप देख सकते हैं, नथिंग इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, सल्फ्यूरिक एसिड जब उसको थर्मली डिकम्पोज करेंगे, उसको हीट करेंगे तो वाटर देगा, सल्फर डाइऑक्साइड देगा और एक ऑक्सीजन दे देगा यहाँ पे, ठीक है। ये नेसेंट ऑक्सीजन जैसे ही पैदा हो जाता है, उसके सामने अगर कॉपर आया तो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। कैसे? मान लो ये नेसेंट ऑक्सीजन पैदा हो गया और उसी समय कॉपर था, तो कॉपर नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होएगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है, अभी अभी हमने पढ़ा था, ये तो बेस है, बेस प्लस एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देंगे। आई बात समझ में? सो अल्टीमेटली अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये तो ऑक्सीडाइज हुआ किधर, कॉपर तो ऑक्सीडाइज हुआ ही नहीं। अगर ऑक्सीडाइज होता तो कॉपर ऑक्साइड बनता। लेकिन दोस्तों आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि कॉपर सच में पहले कॉपर ऑक्साइड बना था और फिर वो कॉपर ऑक्साइड H2SO4 रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बन गया। लेकिन दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर यू कैन से यस, सल्फ्यूरिक एसिड इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इट कैन ऑक्सीडाइज मेटल्स ऑल्सो, नॉन मेटल्स ऑल्सो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल्सो। लकीली इन एग्जाम वी हैव टू स्टडी कार्बन के साथ, सल्फर के साथ। फॉस्फोरस इज नॉट इन 2023 का सिलेबस, तो ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इफ इज देयर ऑल्सो, आप आगे के एग्जाम्स में अगर है भी तो इसको एक रिएक्शन देख लो, ईजी है, ऑक्सीडाइज ही कर रहा है, ठीक है। और कॉपर और जिंक के साथ भी कैसे कराए, कॉपर के साथ तो अभी अभी हमने देख लिया कि कैसे कर रहा है, ठीक है। एंड देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ भी दिया हुआ है, बट दिस इज करंटली नॉट इन आवर सिलेबस। चलो, सो इसको थोड़ा अच्छे से स्टडी करते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, व्हाट आई वांटेड टू से हियर इज what I wanted to say here is very simple. I told you that H2SO4 को जब भी अपन थर्मली डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, उसको थर्मली डिकम्पोज करेंगे, H2SO4 को जब भी अपन हीट करेंगे, ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोज करेंगे ना, तो वाटर देगा, सल्फर डाइऑक्साइड देगा और नेसेंट ऑक्सीजन देगा, ठीक है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन अगर कॉपर को मिल गया तो कॉपर उस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? कॉपर ऑक्साइड। लेकिन ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है, ये कॉपर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। कॉपर ऑक्साइड मतलब बेस हुआ ना यार, ऑक्साइड्स आर बेस प्लस एसिड विल गिव मी सॉल्ट एंड वाटर, तो कॉपर सल्फेट देगा और वाटर देगा। आई होप इतना समझ में आ गया। इतना अगर समझ में आ गया तो बस अब देख लो कि हमारा टोटल रिएक्शन क्या हुआ, ठीक है। आई कैन से फाइनल रिएक्शन में ये यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैंसिल हुआ, ये नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हुआ। अब मेरे पास लेफ्ट साइड में क्या बचा? सल्फ्यूरिक एसिड, तो मेरे पास बचे 2 सल्फ्यूरिक एसिड और 1 कॉपर, तो आई विल से कॉपर प्लस 2 सल्फ्यूरिक एसिड 2H2SO4, ठीक है। इट विल गिव मी व्हाट? इट इज गोइंग टू गिव मी कॉपर सल्फेट। मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मेटल के साथ, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, हाँ कॉन्सेंट्रेटेड, इट विल गिव मी कॉपर सल्फेट, ठीक है। अगर ये डाइल्यूट होता तो कॉपर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, क्योंकि कॉपर तो हाइड्रोजन के भी नीचे आता है, सो इट वोंट बी एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देगा ही नहीं। हमने पढ़ा था मेटल प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव अस हाइड्रोजन, याद है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन,
ठीक है। मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करेगा एसिड तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अभी भी तो मेटल के साथ ही कर रहा है कि नहीं, अभी भी मेटल के साथ ही कर रहा है, लेकिन अब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, वाटर बनाएगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स मुझे नजर आ रहे हैं, एक ये और एक ये, और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपको आएगा, आपको जरूर एग्जाम में ये आएगा कि रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ मेटल सच एज कॉपर, तो कॉपर के साथ आपको रिएक्शन करके दिखाना है। आई डू द रिएक्शन विथ जिंक ऑल्सो, ठीक है। वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं, बट आप ध्यान सकते हो कि यहाँ पे जिंक लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जिंक लिखना पड़ेगा और हो गया, दैट्स इट, ठीक है। ये एक चीज़। अच्छा, ये मेटल को इस तरह से वो ऑक्सीडाइज करता है, कौन? सल्फ्यूरिक एसिड मेटल को इस तरह से ऑक्सीडाइज करता है। कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड? कॉन्सेंट्रेटेड। क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। कैसे, किधर कर रहा है? कर रहा है इंटरनली कर रहा है, हमको पता है कॉपर ऑक्साइड बनता है टेम्पररी, फिर वो बाद में कॉपर सल्फेट हो जाता है, बट ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन इट विल गिव नेसेंट ऑक्सीजन। ग्रेट, सीम्स फाइन। अभी नॉन मेटल्स लेते हैं, मान लो कॉपर, ठीक है, हमने लिया कॉपर, मैंने कॉपर लिया, सॉरी कार्बन, नॉन मेटल है, कार्बन लिया एंड मैंने सल्फर लिया, दोनों को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, वो भी कौन सा? कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे नहीं, वो तो छोड़ दो। मेटल्स, नॉन मेटल्स कॉन्सेंट्रेटेड, सॉरी, नॉन मेटल्स जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो उनको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो कार्बन को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा? दैट इज इंटरेस्टिंग। कार्बन को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और ही क्या बनाएगा, ठीक है। प्लस वाटर बनने वाले हैं, ठीक है, प्लस वाटर बनने वाला है, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, जैसे यहां पे बन रहा था, ये भी वही बन रहा है। सल्फर को भी ऑक्सीडाइज करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा, और फॉस्फोरस को करेगा तो फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा, उसको एसिड बना देगा, ठीक है, याद रखना, फॉस्फोरिक एसिड बना देगा, ठीक है। और अगेन वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड तो बनने वाला है। इतना क्लियर है? ये दोनों रिएक्शन एग्जाम में देखा जाए सल्फ्यूरिक एसिड में ये 3 ही रिएक्शंस हैं जो आने वाले हैं, ठीक है। चलो 2023 के एग्जाम में तो यही 3 आने वाले हैं, बाकी में अगर आ रहा है तो फिर कर सकते हो, इसमें 2 ही रिएक्शन, 3 रिएक्शन एक्स्ट्रा है और कुछ भी नहीं। तो अल्टीमेटली याद क्या रखना है कि मेटल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब भी रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, और जब भी डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करेगा मेटल विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। आई बात समझ में? नॉन मेटल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विल फॉर्म देयर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, मतलब कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड, एंड वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो चलो बैलेंसिंग करते हैं, यहाँ पे बैलेंसिंग करते हैं। मुझे कार्बन दोनों तरफ एक ही दिख रहा है, सो वी हैव 1 कार्बन हियर, ठीक है। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे, सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 2 4 5 6 हो गए, तो सॉरी 5 हो गए, तो यहाँ पे 2 दे देता हूँ, उस वजह से मुझे यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। उस वजह से ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 8 हो गए, देखो 2 × 4 8 हो गया। तो यहाँ पे 8 करने के लिए मेरे पास अभी ऑलरेडी 2 यहाँ पे डालना पड़ेगा, हो गया। इस तरह से बैलेंस करना है। वैसे ही सल्फर विथ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, बहुत बार इवन प्रीलिम पेपर्स में भी आया है, सल्फर ऑन सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन विद सल्फर क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट्स इट, ठीक है। ऑक्सीडाइज करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो तो बैलेंस कर लेते हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई सी 2 सल्फर्स, ठीक है। ऑन द राइट हैंड साइड आई सी ओनली 1 सल्फर। ऑक्सीजन भी इम्बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन सीम्स टू बी बैलेंस, ठीक है। तो पहले मैं ऑक्सीजन को, मैं यहाँ पे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ, तो आई विल हैव 2H2O, इससे 2 हाइड्रोजन आ गए तो यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। इस वजह से सल्फर यहाँ पे 3 हो गए तो यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई होप 6 7 8 एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, हो गया, बहुत ईजी। सो दैट्स इट दोस्तों, आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की। और हमने ये पढ़ा कि वो कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, वाटर सल्फर डाइऑक्साइड तो देता है।
सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर देता है, ठीक है। उसी तरह से कॉपर को ऑक्सीडाइज करके कॉपर सल्फेट वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। वो रिएक्शन हमने यहाँ पर भी देखा है, ठीक है, सेम रिएक्शन रिपीट हुआ है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की और प्रॉपर्टीज कंटिन्यूड है। अब सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे बिहेव करता है हमने समझ लिया, और क्यों बिहेव करता है वो भी समझ लिया। क्यों करता है? बिकॉज थर्मल डिकम्पोजिशन पे वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन कैन अटैक एनीबडी, इट कैन अटैक मेटल, इट कैन अटैक नॉन मेटल, इट कैन अटैक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कॉपर को अटैक करता है, कॉपर ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। मतलब एक्चुअली रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड तो नहीं दिख रहा, बट डायरेक्टली कॉपर सल्फेट वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड। आया बात समझ में? अब सल्फ्यूरिक एसिड कैन ऑल्सो concentrated sulfuric acid can also behave as dehydrating agent। अभी तक हमने HCl चैप्टर में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करा था, ये एज अ ड्राइंग एजेंट यूज करा था, ठीक है। इवन इफ यू सी सल्फ्यूरिक एसिड के कॉन्टेक्ट प्रोसेस में भी जब सल्फर डाइऑक्साइड को क्लीन कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे भी हमने ऊपर से एक बार ब्लो करी थी स्टीम, एक बार वाटर को स्प्रे करा था, और एक बार जो सेकेंड लास्ट टावर था वहाँ पे हमने ऊपर से कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था पानी हटाने के लिए, बिफोर गोइंग इनटू आर्सेनिक प्योरीफायर। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी है कि सल्फ्यूरिक एसिड ड्राइंग एजेंट तो है, बट इट इज ऑल्सो अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब दोनों में फर्क क्या है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। व्हाट यू मीन बाय डिहाइड्रेटिंग एजेंट? वेरी सिंपल, देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आजू बाजू में मॉइस्चर प्रेजेंट है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और आजू बाजू में बहुत सारा मॉइस्चर प्रेजेंट है, बहुत सारा वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो इस वाटर वेपर को हटाने के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। ये क्या करता है? आजू बाजू में जितना भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दिस इज हाउ इट इज एक्टिंग एज अ ड्राइंग एजेंट। हरी बात समझ में? बट लेट मी अज्यूम दैट तो ये तो ड्राइंग एजेंट है, पानी एब्जॉर्ब करता है, ये तो पता चल गया। लेकिन लेट मी अज्यूम कि मान लो मेरे पास ना ये है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है ये क्रिस्टलाइन ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। इसके आजू बाजू में कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, फिर भी अगर मैंने इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो वो इसमें से भी वाटर निकालेगा। ओ माई गॉड, वाटर इज नॉट प्रेजेंट, स्टिल इट विल टेक आउट वाटर फ्रॉम द कंपाउंड। मतलब कंपाउंड को बदल देगा, एग्जैक्टली कंपाउंड को बदल देगा। इधर ऐसा नहीं हुआ था, इधर जो कंपाउंड है वही रहा, आजू बाजू में जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब हुआ, उसको ड्राइंग एजेंट कहते हैं। बट जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, C6H12O6। अगर किसी को पता है C6H12O6 इस बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, इट इज ग्लूकोज, ठीक है। इसको भी अगर अपन ने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? सिंपल है, ये वाटर के एलिमेंट्स निकाल देगा, इसमें से वाटर निकालेगा। कैसे निकालेगा वाटर? इट विल टेक आउट फर्स्ट 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, इट विल टेक आउट one more time 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, one more time 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, one more time 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेसिकली इट इज ब्रिंगिंग आउट अ केमिकल चेंज, इट इज ट्राइंग टू चेंज ग्लूकोज इनटू समथिंग एल्स। क्या करेगा वो? ये ग्लूकोज को क्या बना देगा? इट विल मेक ग्लूकोज कार्बन एंड इट विल टेक आउट ऑल इट्स वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के एटम्स, सारे वाटर के एटम्स निकाल देता है। वाटर प्रेजेंट नहीं है लेकिन 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखा तो निकाल लेगा। वाटर आजू बाजू में प्रेजेंट नहीं है, गीला कोई भी नहीं है, वाटर पेपर कुछ भी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, लेकिन अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है तो उसको निकाल लेगा, मतलब वो कंपाउंड को बदल देगा। यस, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ब्रिंग्स अबाउट अ केमिकल चेंज। आई बस केमिकल चेंज लाता है, ड्राइंग एजेंट नहीं लाता है, बट ये दोनों की तरह बिहेव करता है।
ठीक है, इधर क्या करेगा, इधर कॉपर सल्फेट के जो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स हैं वो कॉपर सल्फेट बन जाएंगे और ये 5 वाटर अलग कर देगा। अब ये जो क्रिस्टलाइन था, ये क्रिस्टल्स थे ब्लू कलर के, अब यहाँ पे पाउडर फॉर्म हो गया है, इसको एमॉर्फस बोलते हैं। ठीक है, एमॉर्फस स्टेज हो जाएगी, एमॉर्फस हो जाएगा। यहाँ पे क्रिस्टल्स है, यहाँ पे एमॉर्फस है। आया बात समझ में? क्रिस्टल्स को पूरा पाउडर फॉर्म बना दिया किसने? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फेट। क्या किया? डिहाइड्रेट करा। पानी था क्या? नहीं था, फिर भी निकालेगा। क्यों निकालेगा? बिकॉज इट हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर एलिमेंट्स ऑफ वाटर। देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड it removes elements of water। ठीक है, it removes elements of water, it doesn't remove water, it removes elements of water, 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, उसको पानी से बहुत प्यार है, इसलिए वो पानी के एलिमेंट्स निकाल देता है। ठीक है, फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स में से, ऑर्गेनिक सब में से निकालते बैठता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो रिमूव्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें से भी वाटर निकाल देता है फ्रॉम द हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। Concentrated sulfuric acid act as a drying agent. It also act as a drying agent. It dries out the gases such as N2O2, Cl2, SO2, HCl। इन सबको वो ड्राई कर देता है। ड्राई करता है मतलब पानी रहता है तो उसको रिमूव करता है। पानी नहीं है तो क्या ही ड्राई करेगा? कपड़े सूखे हुए क्या पानी निकालोगे, है कि नहीं? लेकिन कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाल दे, अंदर के एलिमेंट्स निकाल दे, तो फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ड्राइंग एजेंट सिर्फ आजू बाजू में सुखाने का काम करता है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन आएगा ड्राइंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ध्यान देना। ड्राइंग एजेंट क्या है? ड्राइंग एजेंट वेरी सिंपल, इट ब्रिंग्स अबाउट अ फिजिकल चेंज विथ नो चेंज इन द कॉम्पोजिशन। ड्राइंग एजेंट क्या करता है? सिर्फ सुखा देता है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, कोई भी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो, कंपाउंड चेंज नहीं हुआ। लेकिन डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है? ब्रिंग्स अबाउट अ केमिकल चेंज एंड चेंज इन द कॉम्पोजिशन। केमिकल चेंज लाता है बाय चेंजिंग द कॉम्पोजिशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन देखो सब लोग, हमने ग्लूकोज लिया। ठीक है, हमने ग्लूकोज लिया है, ये देखो ग्लूकोज लिया मतलब C6H12O6, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। क्या हुआ? पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लिया। H2O 6 बार ऐसे H2O करके 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन निकाल दिए। 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन निकाल के 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बना दिए और 6 कार्बन रह गए, कार्बन के एटम्स रह गए। आई बात समझ में? कंप्लीटली। वैसे ही केन शुगर के साथ, ठीक है, वी शुड ऑलवेज राइट दिस ऑल्सो। केन शुगर का भी रिएक्शन कर लें, C12H22O11। ठीक है, तो इसमें से भी दो हाइड्रोजन निकालेगा, पहले 2 निकालेगा, फिर 1 ऑक्सीजन निकालेगा, फिर 2 निकालेगा, ऐसे ऑक्सीजन निकालेगा। तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन 22 है और ऑक्सीजन 11 है, मतलब सारे के सारे निकल जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा 11 वाटर के मॉलिक्यूल्स बना के निकाल देगा और 12 कार्बन रह जाएंगे। आए बात समझ में? वैसे ही इधर भी वही होगा, पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा और कार्बन बचेगा। वैसे ये रिएक्शन है नहीं हमारे पास तो ज़रूरत नहीं है, ये दोनों करो काफ़ी है। ठीक है, इट रिमूव्स एलिमेंट्स ऑफ वाटर। तो योर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वेल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है तो नहीं, बट मैं आपको एक बता देता हूँ क्या कर रहा है। सिंपल है कि हमने ये फॉर्मिक एसिड लिया, मीथेनोइक एसिड लिया, ठीक है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो क्या करेगा? वाटर निकालेगा। वाटर मतलब क्या क्या निकालेगा? OH निकालेगा और H निकालेगा, दोनों हाइड्रोजन निकाल देगा और 1 ऑक्सीजन भी निकाल देगा। तो बचेगा क्या? CO बचेगा। देखो CO बच गया और वाटर, वेरी इजी रिएक्शन। वैसे ही ये ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड है, इसमें से भी क्या करेगा? वाटर निकालेगा। वाटर कैसे निकालेगा? सिंपल है, यहाँ से H निकालेगा, एक और H निकालेगा और एक O निकालेगा। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा CO, ये देखो CO। हमारे पास बचा CO2, ये देखो CO2, और क्या? वाटर। काफ़ी ईजी है दोस्तों। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड बिहेविंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी के एलिमेंट्स निकाल रहा है, पानी के एलिमेंट्स निकाल रहा है। इथेनॉल, ठीक है, ये देखो, ये तो हमारे सिलेबस में वैसे भी है, इथीन का प्रिपरेशन। इथीन का जो प्रिपरेशन है उसमें यही तो रिएक्शन है, अल्कोहल लो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड 170 डिग्री सेल्सियस पे, एंड देन
वो इथीन डिहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन होना है। ठीक है, OH भी निकलना है। देखो दोस्तों, OH तो निकलने वाला है और एक H निकलेगा तो 5 का 4 हो जाएंगे, 5 हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन रहेंगे, तो C2H4 हो जाएगा और वाटर। ठीक है, अगेन एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम लोग को आ ही रहा है वैसे भी। एंड कॉपर सल्फेट, देखो कॉपर सल्फेट को क्या करा इसने, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड वाला, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में था ब्लू कलर का, उसको व्हाइट कलर का पाउडर बना दिया उसने, पूरा का पूरा वाटर क्रिस्टलाइजेशन ले लिया। कॉपर सल्फेट अलग, व्हाइट एनहाइड्रस बन गया ये। ठीक है, ये ब्लू कलर का हाइड्रस था, अब एनहाइड्रस हो गया। आई बात समझ में? वेरी गुड। चलो, सो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखी हुई है, बट वो हमारे इस साल के सिलेबस में तो नहीं है, मतलब 2023 में तो नहीं है, बट आगे हो सकता है, इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ कि एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू शुगर। बहुत बार आता है कि कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड अगर मैंने शुगर में डाल दिया तो क्या होना है, एकदम ईजी, आपने अभी भी पढ़ा कि पूरा पानी निकाल देगा, सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लेगा, H2O बना देगा। ठीक है, और बाकी बचेगा कार्बन, कार्बन इज ब्लैक कलर। तो देखो क्या हुआ, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, ये पूछता है। ऑब्जर्वेशन क्या है, यही तो ऑब्जर्वेशन है कि इट फॉर्म्स ब्लैक कलर का स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन, ब्लैक कलर का स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन बनता है और स्टीम इवॉल्व होती है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, स्टीम इवॉल्व होती है एंड ब्लैक कलर का स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन बनता है। चलो, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की टेस्ट पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के 2 वर्जन है, एक डाइल्यूट और एक कॉन्सेंट्रेटेड। मैं दोनों की टेस्ट पहले समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो दोस्तों, यस, तो यहाँ पे मैंने ये देखा है, यहाँ पे मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को अगर टेस्ट करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट तो सिंपल है। आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आपको बेरियम क्लोराइड लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक दिस कंपाउंड। बेरियम क्लोराइड को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो इट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट। ठीक है, एंड 2HCl बनाएगा। ये जो बेरियम सल्फेट बनी है, ये जो बेरियम सल्फेट बना है, ये वाइट कलर का PPT है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, और ये इनसॉल्यूबल है, ये इनसॉल्यूबल है इन एनी मिनरल एसिड, बाकी कोई भी एसिड में वो, ठीक है, बाकी कोई भी एसिड में वो, इट इज इनसॉल्यूबल इन एनी मिनरल एसिड, बाकी वो इनसॉल्यूबल है। तो कोई बोलेगा चेक करो ये ये जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है कि नहीं है, समझे? तो क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड लेंगे, डाल देंगे। अगर रिएक्शन हो रहा है और वाइट PPT बनी, ये वाइट PPT बनी, इस वाइट PPT को कलेक्ट करके पहले HCl में डालो, फिर HNO3 में डालो। अगर दोनों में सॉल्यूबल नहीं है वो, तो पक्का ये बेरियम सल्फेट वाली है। ठीक है, और अगर आपके पास बेरियम सल्फेट नहीं है तो आप लेड नाइट्रेट यूज़ करो, आप लेड नाइट्रेट यूज़ करो, PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओ, डाइल्यूट वाले। अगर आपने डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, मान लो वो H2SO4 है, तो बनेगा क्या, लेड सल्फेट बनेगा, PbSO4 प्लस HNO3 बनेगा, वो तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन ये जो वाइट, ये भी वाइट कलर की PPT है, ये भी वाइट कलर का PPT है। आ रही बात समझ में? ये और ये दोनों वाइट कलर की जो PPT है, ये लोग इनसॉल्यूबल है। ठीक है, ये इनसॉल्यूबल है पानी में भी और कोई भी एसिड में, ना ही वो HCl में सॉल्यूबल है, ना ही वो नाइट्रिक एसिड में सॉल्यूबल है। आई बात समझ में? हाँ, PB ये जो हमारा ठीक है, ये इतना समझ लो, ये हो गया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के टेस्ट। हाउ डू यू टेस्ट अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड? ठीक है, तो कोई बोलेगा नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डिस्टिंग्विश करेंगे, सिंपल है, बेरियम सल्फेट ले लो, बेरियम क्लोराइड ले लो, दोनों में डाल दो, दोनों में डाल दो, दोनों में शायद वाइट PPT बन जाए। ठीक है, जो बेरियम सल्फेट में जो वाइट PPT बनेगी वो नाइट्रिक एसिड में सॉल्यूबल नहीं होगी। इज दिस क्लियर? ठीक है, और जो बेरियम नाइट्रेट बनता है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में सॉल्यूबल होता है। बेरियम सल्फेट जो बनेगा वो नाइट्रिक एसिड में सॉल्यूबल नहीं होगा, लेकिन जो बेरियम नाइट्रेट बनेगा वो H2SO4 में डालेंगे तो सॉल्यूबल हो जाएगा। तो जिसकी PPT इनसॉल्यूबल रही वो सल्फ्यूरिक एसिड था, जिसकी PPT सॉल्यूबल हो गई वो नाइट्रिक एसिड था। दिस इज हाउ यू डिस्टिंग्विश। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं।
देखो क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे इन्होंने लिख के दिया दोस्तों, यस, कि बेरियम क्लोराइड उठाओ, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, बेरियम सल्फेट बनेगा, या लेड नाइट्रेट उठाओ, लेड सल्फेट बनेगा। ये दोनों वाइट कलर के पीपीटीज हैं। तो क्या हुआ, वाइट कलर के पीपीटीज है तो इंपॉर्टेंट चीज़ अब है कि भैया कि बेरियम सल्फेट और लेड सल्फेट जो वाइट कलर की पीपीटी बनी है वो लोग इनसॉल्युबल है सल्फ्यूरिक एसिड में, इसलिए तो वाइट पीपीटी मिल रहा है। तो ये तो इररिलेवेंट पॉइंट हुई, ठीक है। बोल क्या रहा है कि PbSO4 जो बना इट इज इनसॉल्युबल इन हॉट वाटर और इवन ऑन हीटिंग, ठीक है। एंड PbCl2 however obtained on heating PbNO3 with dilute HCl is soluble in hot water। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या लिखा हुआ है। PbSO4 is insoluble in hot water, PbCl2 however obtained on heating PbNO3 with HCl is soluble in hot water, ठीक है। डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl कैन हेंस बी डिस्टिंग्विश यूजिंग लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश HCl एंड H2SO4। तो आप बोलोगे ऐड लेड नाइट्रेट, इसमें भी ऐड लेड नाइट्रेट, ठीक है। ऐड करने के बाद बनने क्या वाला है यहाँ पे, इधर बनेगा PbCl2 और इधर बनेगा PbSO4। आ रही बात समझ में। ये दोनों जो है ये दोनों जो है ये दोनों वाइट कलर के पीपीटीज ही हैं। ये वाइट पीपीटी है, ये भी वाइट पीपीटी है, दोनों में वाइट पीपीटी मिला। लेकिन ये जो PbCl2 है ये हॉट वाटर में सोल्यूबल है, तो अभी आपको गर्म पानी में डालना पड़ेगा, ठीक है। और ये हॉट वाटर में भी इनसॉल्युबल है, तो मान लो आपके पास दो लिक्विड है, इसमें से एक HCl है और एक H2SO4 है, कौन सा है आपको पता नहीं, आप दोनों में लेड नाइट्रेट डाल दो, दोनों में रिएक्शन होगा, दोनों में वाइट कलर की पीपीटी बनेगी। अब ये एक वाइट कलर की पीपीटी उठाओ, गर्म पानी में डाल दो, हॉट वाटर में डालने के बाद अगर वो वाइट पीपीटी सोल्यूबल हो गई तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर सोल्यूबल नहीं हुई तो वो जो पीपीटी है वो लेड सल्फेट है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई है। आया बात समझ में। और अभी हमने नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का भी डिस्टिंग्विश देखा। मान लो अगर पूछ लिया कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो ठीक है कर सकते हैं। ये देखो कोई बोलेगा HNO3 और H2SO4, इनको भी अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो वेरी सिंपल, आप बेरियम क्लोराइड ले लो, BaCl2 ले लो, आ रही बात समझ में। तो होना क्या है, इधर तो वाइट पीपीटी बनेगी, इधर नो पीपीटी बनेगी, देयर विल बी नो पीपीटी, सिंपल, नो वाइट पीपीटी या नो पीपीटी। आ रही बात समझ में। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जस्ट लुक हियर, ये देखिए, इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव वाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट, ये तो पता ही है। बट विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट HNO3 नो वाइट पीपीटी इज प्रोड्यूस सिंस BaCl2 एंड BaNO3 आर सोल्यूबल इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मैं ये कह रहा हूँ कि बेरियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड अपन अगर H2SO4 में डाल दिए तो वाइट पीपीटी बनता है, नाइट्रिक एसिड में डाले तो वाइट पीपीटी नहीं बनता है, HCl में डाला तो भी वाइट पीपीटी नहीं बनता है। किसके बारे में बात चल रही है, बेरियम क्लोराइड के बारे में, ठीक है। तो एक बार फाइनली एक आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ये देखो। सो BaCl2 in HCl, no reaction. In HNO3, no white ppt। बेरियम नाइट्रेट तो बन सकता है बट ठीक है, वाइट पीपीटी नहीं मिलने वाली।
H2SO4, इसमें वाइट पीपीटी मिलती है. So this is one of the way you distinguish between this सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl. आ रही बात समझ में? हाँ, दिस वन मोर वे, लेड नाइट्रेट. ठीक है, इफ यू टेक इफ लेड नाइट्रेट इन HCl will give you lead chloride. लेड नाइट्रेट विद H2SO4 will give you lead sulfate. ठीक है, वाइट पीपीटी वाइट पीपीटी वाइट पीपीटी वाइट पीपीटी, दोनों में वाइट पीपीटी आएगा. लेकिन ये सॉल्यूबल इन हॉट वाटर, ये इनसॉल्यूबल इवन इन हॉट वाटर. आई होप दिस इज क्लियर, वेरी इजी. यही चीज लिखी हुई है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के टेस्ट में. तो HCl और H2SO4 में कैसे डिफरेंशिएट करना है समझ में आ गया, यूजिंग लेड नाइट्रेट इवन बेरियम क्लोराइड. आया बात समझ में? ठीक है. HCl HNO3 और H2SO4 में कैसे फर्क करना है वो भी समझ में आ गया, यूजिंग BaCl2 बेरियम, ओनली वन टेस्ट बेरियम क्लोराइड. चलो ये हो गया. अब लास्ट एक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की टेस्ट प्रिपरेशन करता है. टेस्ट कैसे करता है, हाउ विल यू टेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, तो करना क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के लिए यू जस्ट हैव टू हीट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ कॉपर और NaCl. जस्ट एक्शन ऑफ हीट ऑफ ऑन कॉपर और NaCl. आप कॉपर उठाओ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, आपको पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलने वाली है. कौन सी गैस मिलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड. आया बात समझ में? और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है, इसके जो टेस्ट है कि इट टर्न्स पोटेशियम डाइक्रोमेट ग्रीन. आई बात समझ में? पोटेशियम डाइक्रोमेट को और कुछ तो कलर चेंजेस है उसके. इवन पोटेशियम पर मैग्नेट को वो ग्रीन कर देती है. आई बात समझ में? सो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी, दैट्स इंपॉर्टेंट. तो how will you distinguish how will you identify whether the acid is concentrated sulfuric acid? You add copper to it. If the gas released is sulfur dioxide, then it is definitely a sulfuric acid, concentrated sulfuric acid. Or else what you can do is you can take normal salt NaCl. आप नॉर्मल सॉल्ट ले लो, रॉक सॉल्ट NaCl ले लो, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दो तो वो HCl गैस बनाएगा. अगर HCl गैस मिली तो फिर अपन कहेंगे यार HCl NaCl में से HCl कौन बना सकता है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है. आया बात समझ में? वेरी इजी. तो सल्फ्यूरिक एसिड की अगर टेस्ट की बात करें, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, तो सिंपल है. एक टेस्ट था कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव मी कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस SO2. And due to this SO2 I will come to know कि it's a sulfuric acid. ठीक है, आई विल बी एबल टू नो कि गैस कोई तो निकली, उस गैस को मैं टेस्ट करूंगा. अगर वो गैस सल्फर डाइऑक्साइड निकली तो पक्का सल्फ्यूरिक एसिड था. ठीक है. दूसरा है यू टेक NaCl, you reacted with some acid and after reaction is complete, अगर आपको एक ऐसी गैस मिली जो कि HCl है, you got HCl from NaCl, this can only be done by concentrated sulfuric acid. ठीक है. HCl कैसे पता चलेगा कि वो HCl है? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री या इवन HCl चैप्टर में पढ़ा था हमने कि it gives you dense white fumes with ammonia. So you just bring a rod dipped in ammonia and put it near this gas, and if it is dense white fumes, if it gives dense white fumes, then I can definitely say that the acid which was taken was concentrated sulfuric acid. आई बात समझ में? So this was the test of sulfuric acid. ठीक है, I'll tell you again. टेस्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट में दो लोग, एक बेरियम क्लोराइड और एक लेड नाइट्रेट. ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की टेस्ट में दो लोग हैं, बेरियम क्लोराइड एंड लेड नाइट्रेट. ठीक है. बेरियम क्लोराइड HCl में डाला, नो रिएक्शन. बेरियम क्लोराइड HNO3 में डाला, नो रिएक्शन या नो वाइट पीपीटी. ठीक है. एंड बेरियम
क्लोराइड H2SO4 में डाल दिया तो इट विल गिव अस वाइट पीपीटी. सो आई विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द 3 एसिड. मैं H2SO4 को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. वाइट पीपीटी मिला तो H2SO4 मिला. ठीक है, जिसके साथ वाइट पीपीटी बनी वो H2SO4. अब HCl और H2SO4 में एक और डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं यूजिंग लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट अगर अपन ने HCl में डाला, लेड नाइट्रेट अगर अपन ने HCl में डाला तो लेड नाइट्रेट HCl में डाला तो वाइट कलर की पीपीटी मिलेगी लेड क्लोराइड की, जो कि हॉट वाटर में सोल्यूबल हो जाएगी. वेरेस वाइट पीपीटी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी मिलेगा, लेकिन वो हॉट वाटर में भी सोल्यूबल नहीं होगी. सिंपल. आए बात समझ में? हाँ, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि लेड नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड में डाला तो नो रिएक्शन, और सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया तो डेफिनेटली वाइट पीपीटी. ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड. इसके नेक्स्ट सेशन में हम सारे प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. दिस विल मेक द टॉपिक कंप्लीट. वो क्वेश्चंस के बिना ये चैप्टर अधूरा है. ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.